अच्छा, ये तो मैंने एक सवाल दिया था जिसमें एक छोटी सी गेम की थी। वो गेम ये की थी कि भाई अगर वो ग्रुप पे आया होगा, सही है, तो उसमें गेम छोटी सी ये थी कि मैंने उसमें कहा था कि भाई एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर लॉस आया और उसने कहाँ फेंक दिया, ओसीआई में। और फिर मैंने आगे से ये लिख दिया था कि उसने इसको करेक्टली ओसीआई में जैसे पार्क होना चाहिए था ओसीआई में वैसे कर लिया। तो बच्चे समझेंगे ये अकाउंटिंग बिल्कुल पप्पू हो चुकी है। तो क्या ये एक तरीके से मिस स्टेटमेंट थी? तो सर क्या इसके ऊपर जो इम्पैक्ट आना चाहिए था, क्या वो ओपिनियन पे आना चाहिए था? यस सर। तो आपने लिखना था कि उस पर ओपिनियन मॉडिफाइड होगा। क्लैरिटी है भाई? ये हो गया था। इसके अलावा उसमें एक मटीरियल अनसर्टेनिटी की कोई चीज़ दी थी मैंने, वो पिक हो गई थी। चलें, ओके गुड। भाई ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई मसला? जल्दी बता दो, ये क्लियर है? ओके। अच्छा भाई, सो फार अगर हम वैसे ही गिने तो हमने कौन कौन से अब तक कंटेंट्स को कवर किया? तो हमने पहला लिखा था इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, एड्रेसी, दूसरा ओपिनियन और मटेरियल अनसर्टेन। अच्छा, क्या बेसिस फॉर ओपिनियन की हेडिंग बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में तब्दील हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और क्या ओपिनियन की हेडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन में तब्दील हो सकती है? अच्छा, पर वो ओपिनियन की हेडिंग मॉडिफाइड ओपिनियन में तब्दील तब होगी जब कुछ हालात वाकयात हों, और हालात वाकयात ये होंगे कि गलती मिले या सबूत ना मिले, स्कोप लिमिटेशन, तो वो सारी चीजें थी। खैर, अब लेके चलते हैं इसको एक स्टेप आगे। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ये भी रिपोर्ट का एक पार्ट है, और ये भी आप इस पे लिखेंगे कि ये भी एक कंडीशनल पैरा है, ये भी लाजमी पैराग्राफ नहीं है, कंडीशनल है, यानी कुछ हालात वाकयात होंगे तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलो अब मैं पहले जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, आज की क्लास में ऑनलाइन में तो तुम बता सकते हो, आप बता दो आज। सही है, पहली क्लास तो नहीं है ना? पहली है, चलो फिर ये फिर माजरत है इधर। तो जी आप बता दें आज, ये बताएं कि मॉडिफाइड ओपिनियन क्या लाजमी आता है, कंडीशनल है? मॉडिफाइड ओपिनियन का पैराग्राफ कंडीशनल है? कंडीशनल है भाई, मॉडिफाइड ओपिनियन कंडीशनल है क्योंकि मैंने वर्ड यूज कर लिया। अच्छा, ओपिनियन का पैरा वो कंपलसरी है। अच्छा, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन कंडीशनल है। अच्छा, बेसिस फॉर ओपिनियन मटीरियल अनसर्टेनिटी कंडीशनल है, अगर हालात वाकयात हुए तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अच्छा, आपने कहा पहली क्लास है, बोल तो सब रहे हो। अच्छा हाँ, फिर सही है, चलो ओके डन। अब मुझे एक बात बता, चलो ये भी बात समझ आ गई। अब हम आ गए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा पे। एम्फेसिस ऑफ मैटर, नाम से ही लग रहा है कि मैं किसी मैटर को एम्फेसाइज करवाना चाह रहा हूं, हाईलाइट करवाना चाह रहा हूं। अब मुसीबत क्या है पता है, फर्क क्या है, बच्चा कहाँ कंफ्यूज होता है? कंफ्यूज यहाँ होता है कि भाई आपको याद होगा मटीरियल अनसर्टेनिटी में भी तो मैंने हाईलाइट ही किया था कि जाके देख लो यहां लिखा हुआ है और ये मामला चल रहा है, वहां भी हाईलाइट किया था, तो यहां पे भी हाईलाइट कर रहे हैं, तो कुछ फर्क होगा। हम पहला बेसिक फर्क बात कर लेते हैं। पहला बेसिक फर्क ये है, वहां पे जो मामला हाईलाइट कराता हूं वो अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न की हद तक होता है, बस उस मसले के लिए। उसके अलावा अगर कुछ हाईलाइट करवाना चाहते हो तो फिर उसके लिए पैराग्राफ ये है। अच्छा, ये ऑडिटर पे कहा गया, ऑडिटर को कहा गया कि आप पूरा साल ऑडिट करते हैं या कुछ टाइम के लिए करते हैं, पर पूरे साल का करते हैं, ऐसा ही है, पूरे साल का ऑडिट करते हैं। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मल्टीपल डिस्क्लोजर्स होते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज हो जो कि गलती ना हो, गलती होती तो ओपिनियन में जाती है या नहीं है, गलती होती तो ओपिनियन में जाती, वहां आती। अगर हो सकता है कि कोई गलती ना हो फिर भी आप चाहते हैं कि वो चीज शेयर होल्डर को पता होनी, तो आप उसको हाईलाइट करें। तो ऑडिटर ने बोला मटेरियल अनसर्टेनिटी में कर दूं, उसने बोला भाई वहां करेगा तो मतलब ही कुछ और है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटीज है। बोला वो नहीं, उसके अलावा अगर कुछ हाईलाइट करवाना चाहो तो फिर कौन सा पैराग्राफ यूज करना होगा?
एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। शुरुआत यहां से हुई कि ये कहता ही है इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, ओके। हमने कहा भाई आज तक हमने सो फार जितने भी कंटेंट्स किए वो हमने डिस्कस कर लिए। आज हम कर रहे हैं एक नया पैराग्राफ रिपोर्ट का, कंटेंट का, जिसका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर। ये पैराग्राफ आपको ये बताता है कि भाई ऑडिटर कोई चीज अगर एम्फेसाइज करवाना चाहता है, हाईलाइट करवाना चाहता है, जो कहां मौजूद हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो यहां से हाईलाइट करवाएगा। पर क्या इसका मतलब यह है कि जो चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्या वो गलती है? अगर सर गलती होती ना तो वो ओपिनियन में आती, वो वहां कवर होती। तो सर क्या मैं यहां पे वो हाईलाइट करवाऊंगा जो अनसर्टेनिटी है, वो वहां आती। तो हमें अगर कुछ और हाईलाइट करवाना है, कुछ और जो ऊपर के अलावा है, वो यहां आएगा। सिर्फ तुम ये चाह रहे हो कि यूजर की अटेंशन उस पर आ जाए, कि यूजर मोहतात हो जाए कि ये हो सकता है, सही है ना? तो आप ये देख लीजिएगा। पर वो अनसर्टेनिटी नहीं है, गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, ओपिनियन का मसला भी नहीं है। हमने कहा चले यहां पे आना कब है, ये देना कब है, उसकी बात कर लेते हैं। उसने खुद डेफिनेशन दे दी। पहले हम उर्दू में डिस्कस करेंगे लॉजिक के साथ, और इसमें मल्टीपल केसेस से पूरा चैप्टर है। आधा चैप्टर तो मैं आज ही करा दूंगा बातों बातों में। ये पूरा लिखा हुआ है 706 और लिखा हुआ है मैंने, आगे पढ़ेंगे। पर कुछ हम बातें डिस्कस कर लेंगे उसकी। चलें फोकस होके। वो कहता है आप ऑडिटर हैं, आप कंपनी का ऑडिट करने घुसे, आपने पूरा टाइम ऑडिट किया, आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एक केस डिस्क्लोज हुआ है। क्या डिस्क्लोज हुआ है? अच्छा, जिसको हम कहते हैं कंटिंजेंसी। अच्छा, अब आपको यह भी बताया था मैंने शुरू की क्लासेस में, कंटिंजेंसी का मतलब होता है कि कोई आप पे केस फाइल करे और आपके हारने के चांसेस पॉसिबल या अनलाइकली हो, प्रोबेबल नहीं हो, वरना तो रिकॉर्ड ही जाएगा। और वो केस ऐसा है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना बनता है, मटेरियल केस है, सही है। एग्जाम्पल देता हूं, पीडीसीएल के ऊपर केस चल रहा है पेंशनर्स का। मैंने बहुत बार एग्जाम्पल भी दी है। जितने भी पीडीसीएल के पेंशनर्स हैं, जिनको पेंशन चाहिए, वो क्या कह रहे हैं, सुनना, पूरी कहानी सुनना पहले। पीडीसीएल को वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट अनाउंस करती है 40% के इंक्रीज पेंशन के रेट्स में। पीडीसीएल कह रहा है भाई जब तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, यानी पीडीसीएल पहले थी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। क्या थी? कॉरपोरेशन, यानी एक गवर्नमेंट इदारा था। वो गवर्नमेंट ने बेच दिया किसको? पीडीसीएल को। अब पीडीसीएल हो गई लिमिटेड कंपनी। अब वो जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे, जाहिर सी बात है वो सारे के सारे कंपनी में आ गए। वो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है 40% का पेंशन में इंक्रीज, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, सही है। उनको खिला दी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। कहने का मतलब है कर क्या रहे हैं वो, चलो कुछ भी कर रहे हैं, वो तो एक पर्सनल बात हो गई। कहने का मतलब है पीडीसीएल को वो एम्प्लॉइज कह रहे हैं उन्होंने 40% का इंक्रीज किया था, आप भी मुझे मेरी पेंशन में सालाना 40% लगा के दें। मैंने कहा भाई ये क्या बात हो गई 40% लगा के दें? मैंने कहा मैं तो गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट हुई नहीं, मैं तो कंपनी हूं। जो मैं डिसाइड करूंगा वो आप पे अप्लाई होता है, जो वो डिसाइड करेगी वो आप पे अप्लाई वो तब तक होता था। अब इस कंपनी के 5000 एम्प्लॉइज हैं, अज्यूम 5000 एम्प्लॉइज हैं, और एक एक की सैलरी, अगर मैं सिर्फ एक की सैलरी 1 लाख रुपए रखूं, अज्यूमिंग, जो मैं कम बता रहा हूं, किसी की 5-6 लाख भी होगी, तो पेंशन भी उसी के हिसाब से होगी और उस पर इंक्रीमेंट भी उसके हिसाब से होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी कहानी सुन के एक बात समझ आ रही है कि अगर ये केस उस पर फाइल हुआ है तो ऐसा नहीं है कि पीडीसीएल डूब जाएगा या उसके बाद पैसे नहीं है वो पे करेगा, पर हिट बहुत बड़ी है ना? मटीरियल है, इमटीरियल है। इसको हम कहते हैं कि एक कंटिंजेंसी डिस्क्लोज हुई है जो कि मटीरियल नेचर की है। एंड मटीरियलिटी आप कैसे देख रहे हैं कि उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अच्छा भाई, आपको पता लगा कि ये इंपैक्ट बहुत बड़ा है, ये पीडीसीएल के एफएस में डिस्क्लोज भी हुआ है, जाके देख सकते हो। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये समझा कि पहले तो क्या ये केस सही डिस्क्लोज हुआ है? जवाब आता है यस, तो कोई गलती नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा, अपने लॉयर को अपॉइंट किया कि क्या इस केस को डिस्क्लोज होने के बजाय रिकॉर्ड तो नहीं होना था? तो मेरे लॉयर ने कहा नहीं भाई, इनके हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है। तो हमने कहा सही डिस्क्लोज हुआ है। अगर ये केस डिस्क्लोज होने की जगह रिकॉर्ड होना होता ना, तो ये ऊपर जाता,
अगर वो सही ना तो फिर ये मिस स्टेटमेंट होती, वो भी मटेरियल। एग्रीड, ये ऊपर चला जाता। खैर, अब हम कह रहे हैं दोनों पैरामीटर्स को पार किया, डिस्क्लोज भी सही हुआ हुआ है और आपका इसको अकाउंटिंग भी नहीं होनी। हमने कहा चलो सही है, 2 पैरामीटर पार करके नीचे आएगा। मैंने तीसरा सवाल अपने आप से पूछा, क्या कोई गोइंग कंसर्न तो नहीं आ जाएगा? हमने बोला नहीं आएगा, इतनी कैपेसिटी है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हमारा दिमाग चल रहा है, हम बोल रहे हैं यार ये शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए बात, हार गए तो इम्पैक्ट बढ़ा है। तो हमने कहा यार तुम्हें नहीं लग रहा कि ये यूजर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजर कौन है? शेयर होल्डर। क्या उसके दिमाग में ये वाली बात फंडामेंटली होनी चाहिए? ऐसा है, वरना ऑडिटर को ये कहा जाएगा इतनी फंडामेंटल बात कि इतना सिग्निफिकेंट केस चल रहा है, आपने हम तक पहुंचाई क्यों नहीं? तो इस केस के अंदर ऑडिटर को कहा गया इफ एनीथिंग दैट हैज बीन डिस्क्लोज इन द एफएस, इफ एनीथिंग that has been disclosed in which you consider to be fundamental for user understanding, which you consider to be fundamental, fundamental मतलब लाजमी, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? अब इसको रीड करते हैं। If in auditor's judgment matter is fundamental to users understanding of the, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए वो मैटर बहुत फंडामेंटल है जो कि तुम्हें लगता है यूजर को पता होना चाहिए, और मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो मुझे बताओ वो मैटर कहलाएगा आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर, जिसको आप एम्फेसाइज करवाएंगे। अच्छा मुझे बताओ, एग्जामिनर आपका दिमाग घुमाए और वो पूरी कहानी लिखे ऊपर से नीचे तक ना, जैसे मैंने कल किया, पूरी कहानी लिखे और आखिर में ये ना लिखे कि ये मैटर डिस्क्लोज हुआ हुआ है, तो फिर तो ओपिनियन वाला है ना। नहीं, अगर आप लेट से अपने शेयर होल्डर को कह रहे हो भाई वहां पे जाके देख ले, वो लिखा हुआ है, वो पेज खुलता है खाली, तो मुझे एक बात बताओ, एम्फेसाइज कराने के लिए क्या उसका डिस्क्लोज होना लाजमी है? सर नेसेसरी है, लाजमी है। तो मुझे बताओ जब तक वो डिस्क्लोज नहीं होगा तब तक वो एम्फेसिस ऑफ मैटर नहीं बन सकता। और एक चीज जो डिस्क्लोज होनी चाहिए और वो जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहा, ये मिस स्टेटमेंट, तो यहाँ का मामला है या ओपिनियन का? सही है, ओपिनियन का मामला है। फिर खैर आगे ही खत्म नहीं हुआ। प्रोवाइडेड दैट, कहानी सुने, प्रोवाइडेड दैट जो मसला आप बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, वो मसला, उस मसले की वजह से ऑडिटर पे ये ऑब्लिगेशन ना हो कि ऑडिटर अपने ओपिनियन को क्या करे, मॉडिफाई करे। यानी सिंपल जबान में बताऊं, वो कह रहा है कि अगर वो मसले से ओपिनियन मॉडिफाई होना था तो ये सारी पंचायत ऊपर बताओ, क्योंकि मामला इससे कहीं ज्यादा है। चलो अब तुमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। गोइंग कंसर्न डिस्क्लोज करेंगे, वो भी ईएमपी में बताएंगे, फ्लड कर दिया ना। अभी क्या बताया था मैंने कि गोइंग कंसर्न का अगर मामला है और मटीरियल अनसर्टेनिटी है, मटीरियल अनसर्टेनिटी है, तो मुझे एक बात बताएं प्लीज फोकस होके कि मटीरियल अनसर्टेनिटी एफएस में डिस्क्लोज होती है? हाँ या नहीं? आईएस 1 की रिक्वायरमेंट है कि आपने वो डिस्क्लोज करवानी है। अच्छा अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो वो मिस स्टेटमेंट, वो फिर ओपिनियन में चला गया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चलो यार अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है, वो डिस्क्लोज भी हुई है, उसको भी तो एम्फेसाइज कराऊंगा, पर उसको एम्फेसाइज इस पैरा में कराऊंगा या उस पैरा में? वो उस पैरा कौन सा है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, क्योंकि जो चीज जिस जगह के लिए बनी गई, क्योंकि देखो मामला गोइंग कंसर्न का एंड इज नॉट अ इजी मामला, तो फिर अगर वो गोइंग कंसर्न में आना चाहिए तो फिर वहीं बताओ, क्योंकि वो यहां से रिलेट, तो फिर यहां पे कौन से रेफरेंस आएंगे उसके अलावा? और उसके अलावा भी कोई भी ऐसे ही वाला या सिग्निफिकेंट? अच्छा अब जब ये चैप्टर करेंगे ना तो वहां पे एक चीज लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है ये भी सुनो। वो ये चीज लिखी हुई है कि वो कहता ये है कि भाई आपने ना वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना ईओएम का। वाइड स्प्रेड यूज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दिल चाह इस पे भी एम्फेसाइज, इस पे भी एम्फेसाइज, इस पे भी एम्फेसाइज, मना कर रहा है। अच्छा ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना बातें, ये आपने एग्जाम में लिखनी होंगी। सुनो क्यों? क्योंकि वो आपको एक सिचुएशन बना के देगा, वो बोलेगा ऑडिटर इज कंसिडरिंग टू गिव एम्फेसिस ऑफ मैटर ऑन 10 मैटर्स in which auditor thinks that some are fundamental and some are not fundamental। तो फिर इसको लिखने का तरीका, और जो बच्चा नहीं लिख पाता तो फेल होता है, इसको लिखने का तरीका यह है कि emphasis of matter is only given on those matters
that in the auditor's judgment is fundamental for, and auditor should not use widespread emphasis on matter because it will diminish its usage. यानी उसके जो इस्तेमाल की चीज है ना उसकी यूजेज क्या हो जाएगी, क्योंकि वो बोलेगा जब देखो ऑडिटर एम्फेसाइज ही कराता रहता है, पढ़ के कोई फायदा ही नहीं है। क्या हमें वाइड स्प्रेड यूज करना है या काम के वक्त, और वो भी वो मैटर्स जो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। तो क्या हमें इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करना चाहिए? अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये लाइन बुक में लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है, पर जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे, सही है, पर यहाँ पे बताना लाजमी था। अच्छा, अब 2-3 सवालात लेते हैं, फिर आपसे भी पूछते हैं। रिकॉर्डेड अमाउंट पर भी एम्फेसिस होता है? ये भाई रिकॉर्डेड अमाउंट पे एम्फेसिस होता है या डिस्क्लोजर पे होता है? डिस्क्लोजर पे होता है, रिकॉर्डेड अमाउंट पे कभी भी एम्फेसाइज। अच्छा, ये तो वही बात हो गई ना, सुनना, ये तो वही बात हो गई, तुम शेयर होल्डर को कह दो बैलेंस शीट देख ले, बोलेगा अच्छा थैंक यू, पीएनएल देख लो, डेप्रिसिएशन इतना आ रहा है, बोलेगा भाई क्या हो गया यार। कोई ऐसा मामला जो अनयूजुअल हो, जो यूजर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी हो, लाजमी हो, फंडामेंटल हो, वो आपने डिस्क्लोज करना होता है। एग्रीड? चलो इसकी एक और एग्जांपल बनाते हैं। जब यहाँ, पहले बताओ यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर कब आएगा? कब आएगा? जब मामला एफएस में डिस्क्लोज हो और मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस के लिए फंडामेंटल हो। क्लियर है? ओके जी। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि मैटर ये भी हो गया, रिकॉर्डेड अमाउंट पे नहीं आएगा, ये भी हो गया, मैटर इज नॉट अ, चाहिए ये अभी बताएंगे ना, अभी ये तो बताएंगे ना, ये तो बताया ही नहीं मैंने। दूसरी वाली बात बताई मैंने, मैटर इज नॉट अ की ऑडिट मैटर, ये तो नहीं बताई। अब एक कहानी सुनते हैं वापस से फंडामेंटल को समझने के लिए। एक कंपनी आई आपके पास, आपको कह रही है एक तो मुझे फाइनेंशियल्स बना के दे दो जो कि पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से मतलब जो एससीसीपी में जमा होंगे। उसने कहा कि हमारी एक पेरेंट एंटिटी है ऊपर। हमने कहा तो क्या करें, उस पर है। उसने बोला कि भाई वो अकाउंट्स बनवाते हैं चाइना के हिसाब से, चाइना के फ्रेमवर्क के हिसाब से। किसके हिसाब से? चाइना के फ्रेमवर्क के हिसाब से। अब मुझे एक बात बताओ, मैं दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करूंगा, दूसरे सेम कंपनी के दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो भी सेम कंपनी के, पर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग हुई हुई होगी, क्या वो आईएफआरएस के हिसाब से होगी? चाइनीज फ्रेमवर्क, चाइनीज फ्रेमवर्क। हो सकता है वो आईएफआरएस से हल्का सा डेविएट करते हो। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन को पीएनएल में लेके जाते हैं, वो हो सकता है बोले कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के गेन को भी सरप्लस में ले जाओ। मैं कह रहा हूं फ्रेमवर्क है ना, उनका बनाया हुआ होगा, उनकी स्पेसिफिक यूजर नीड्स के हिसाब से होगा। अच्छा, अब सुनना, एक यहाँ पे यूजर बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के और एक वहां पे हैं, ये भी तो रिपोर्ट उन्हीं यूजर्स को जाएगी ना, हाँ या नहीं? ये भी रिपोर्ट उन्हीं यूजर्स को जाएगी। पर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए हैं, ये क्या नॉर्मल फ्रेमवर्क पे बने हुए या स्पेशल? इसको हम कहते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या कहते हैं? यानी अच्छा, एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि जनरली पाकिस्तान में तुम सबके लिए एक्सेप्टेबल है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मतलब स्पेशली किसी नीड्स के लिए डिजाइन किए गए। अब एग्जांपल है, एक आप जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहे हैं फाइनेंशियल लोकल अवाम के लिए, टैक्स वाला आपको कह रहा है मुझे ना मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको तो ये पता है ना कि उसकी डेप्रिसिएशन उसके हिसाब से होती है, नहीं होती? होती है। उसके एक्सपेंसेस की कोई डिसअलाउंस होती है, नहीं होती है, सारी चीजें। वो कह रहा है मुझे मेरे हिसाब से एफएस बना के दो टैक्स पर्पस के लिए। क्या वो स्पेशल पर्पस हो गया? अच्छा, तो अब तुम मुझे एक बात बताओ और बड़ा सोच के बताना, ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे ये अकाउंट्स बनाए गए हैं, क्या ये बात फाइनेंशियल्स में लिखी हुई होगी? लाजमी लिखी हुई होगी, क्योंकि आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलेंगे, उसके जो चेंजेस इन इक्विटी आखिरी पेज होता है ना, उसके बाद नोट शुरू होते हैं। नोट्स के बाद एक हेडिंग आ रही होती है, तुम लोगों को सिखा रहा हूं आज, बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। क्या लिखा हुआ होता है? आप अपने शेयर होल्डर को बताते हो इस बेस पे मैंने बनाया। अगर मैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहा हूं तो क्या आईएफआरएस लिखूंगा? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहा हूं तो वो फ्रेमवर्क लिखूंगा जिसके तहत बनाए गए। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, लोग वैसे बताओ सुन के, दो बातें। पहली बात, अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाए तो क्या, बीच में नहीं बोलना, तुम लोग बोल सकते हो, तो क्या मुझे ये एम्फेसाइज करने की जरूरत है अगर मैंने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क पे बनाया? क्यों?
क्यों का जवाब चाहिए। एग्जामिनर बोलते, आपने बोला नो, एग्जामिनर बोला वाई। आगे बता। हाँ, बिकॉज ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, उसको पता है इस पे बनते हैं, उसको पता है। फंडामेंटली उसको पता है इस पे बनते हैं, जनरल चीज है। अब दूसरा सवाल, तुमने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पे एफएस बनाया और यही शेयर होल्डर के हाथ में जा रहे हैं, क्या वो मिसलीड हो सकता है? क्योंकि यूजुअली डेप्रिसिएशन अलग रेट पे चल रही होती है, इस पे अलग पे। यूजुअली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन पीएनएल में जाता है या उसी में जा रहा है। तुम मुझे बताओ, क्या ये उसके समझने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए फंडामेंटल है? अब क्यों कह रहे हो फंडामेंटल है? पहले भी तो फ्रेमवर्क था, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है, अदरवाइज वो अपना डिसीजन को ना गलत ले लेगा। भाई ये हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई मतलब छते फाड़ के गेन हो, हाँ, और नॉर्मल वाले एफएस में वो आ रहा था और जो दूसरा वाला है उसमें नहीं आ रहा था। तो मुझे एक बात बताओ भाई, वो तो अपना डिसीजन चेंज कर लेगा, बोलेगा ये तो कुछ कमाया ही नहीं हमने, जबकि कंपनी ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में की हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक तुम उसको क्लैरिफाई नहीं करोगे तब तक उसको समझ नहीं आएगा। तो आपने क्या उसकी फंडामेंटली जो उसको पता होना चाहिए उसको एम्फसाइज करवा दिया? किस पैराग्राफ के जरिए? तो तुमने इसको मटीरियल अनसर्टेनिटी में करा देते, वरना वो ये लगता, वो उसको शेयर होल्डर को पता है क्या लगता कि कोई यार कोई गोइंग कंसर्न की अनसर्टेनिटी का मसला है, ये वहां देखने को, वहां पे जाके बोल रहा हो ये तो एफएस पे बने हुए। बात समझ आई? चलो अब एक और बात, अभी एक और बोले, एक और एग्जांपल दे भाई, दो और दे देते हैं, सबर थोड़ा सा प्लीज, इधर सुनो। अच्छा भाई अब एक और चीज, तुम मुझे एक बात बताओ, हाँ या ना में जवाब देना, भी गेम पे गेम चेंज करते हैं ना, आ जाओ। सर स्पेशल है या नहीं, ये एफएस में लिखा होता है और कहाँ लिखा होता है? मैंने इतने प्यार से बताया आप लोगों को, मैंने आपको क्या बोला, चेंजेस इन इक्विटी के बाद जो पेज शुरू होता है पॉलिसी का, नोट्स का, उसमें पहले पेज पे बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि जब तक आप बेसिस ऑफ प्रिपरेशन नहीं लिखेंगे तब तक शेयर होल्डर को समझ नहीं आएगा ये अकाउंट्स बनाए किसके तहत गए। तो फिर अगेन मैंने सवाल पूछा आप लोगों से कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में भी जब बताते हो तो उसको एम्फेसाइज क्यों नहीं कराते? यूजुअल है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस के लिए लाजमी, उसको वो पता है। जो चीज अनयूजुअल है वो उसको बताओ, जो तुम्हें लगता है कि उसको पता होना चाहिए, किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। देखो इसमें बड़ी अहम बात छुपी हुई है, अभी मैं आगे ऐसी केस स्टडीज दूंगा दिमाग खराब कर देंगे कौन से पैरा में जाना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ, यानी ये सारे मामलात वो मामलात होंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे। इस बात पे ना लॉक हो जाएं, बात क्लियर है? चलो अब एक और चीज सुनना, एक मिनट खाली, एक वैसी बात बता रहा हूं, तुम्हें लगा कि यार इस जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है ना, वहां पे टैक्सेस 3 गुना होने वाले हैं। जिस इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है वहां पे टैक्सेस 3 गुना होने वाले हैं, यानी इंक्रीज होने वाले हैं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया है, अभी हुआ नहीं है। तो सही है यार, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए तो फंडामेंटल है, नहीं है ना? ईएम में डाल दें, क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा, तो ये तमीज रखनी है। तुमने बोला यार तुम्हें इसको तो पता होना चाहिए भाई टैक्स भर रहा है, तुमने बोला बताओ इसको, वो जाके बोल रहा है एफएस में कहाँ लिखा हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा हुआ। चलो एक और एग्जांपल, ये क्लियर है? कनेक्टेड रहना है फंडामेंटल। देखो मैं ये बारीकियां इसलिए बता रहा हूँ कि यार ये भी तो मिस हो सकती है ना कि यार तुम बोलो फंडामेंटल है, वो एक पता मसला क्या है एग्जामिनर का। एग्जामिनर का मसला ये है कि वो भाई सवाल लिखता ऐसे है कि पूरी डायरेक्शन उधर जा रही होती है कि यार ये एम्फेसिस हिट हो रहा है, और आखिर में ऐसे बोल के निकल जाता है कि लिंक ऐसा हो रहा होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिंक ही नहीं है, तो वो आप फिर वहां लिख के आ जाते हो। खैर जी, वापस से बता देते हैं भाई, देखो बात चल रही है मार्केट में, बजट अनाउंस हो रहा होता है तो नहीं इससे रूमर्स आते हैं कि टैक्स इस पे इतना हो जाएगा, इस पे इतना हो जाएगा। आपका ईयर एंड है 30 जून, बजट अभी अनाउंस नहीं हुआ, बजट अनाउंस होगा ईयर एंड के बाद। वहां पे बातें चल रही हैं, पता लगा आप तो, क्योंकि ऐसी पता पार्टनर्स होते हैं वहां पे फर्म में, तो वो तो जाते रहते हैं, उनको सब पता होता है। हमें पता लगा कि भाई इस इंडस्ट्री पे स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर, जैसे फार्मा सेक्टर है, पहले उनको लीनियंसी दी हुई थी, अब उन्होंने बोला ले लो इनको भी एम्बेड में, हम इनका टैक्स 3 टाइम्स बढ़ा देंगे। यानी खैर अगर मैं सिंपल बताऊं 25% का टैक्स रेट है 40 कर देंगे।
तो क्या ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल नहीं है? जो शेयर होल्डर में बोलेंगे भाई मेरा रिजल्ट हो गया, गवर्नमेंट ले जाएगी पैसे 15% और। दूसरा सवाल मेरा ये था, इफ यू थिंक दैट दिस थिंग इज फंडामेंटल फॉर यूजर अंडरस्टैंडिंग, but can we disclose this the fact in emphasis of matter paragraph? Why? Because it is not related to understanding of FS. Understanding of FS, understanding of financial statements के लिए लाजमी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी दिख भी तो नहीं रहा ना, दिखेगा, पता लगेगा। अब आखिरी चीज पे तुम्हारा सवाल लेता हूं, सही है, प्लीज सुनना, इररिलेवेंट है, बात समझ आई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मोहम्मद कह रहे हैं कहां बताएंगे भाई? हर चीज बताने की होती है क्या? किसने कहा? मैंने क्या बोला? मैंने आपने अल्फाज नहीं सुने, ये हर्ट कर दिया ना। फिर अकाउंटिंग में बहुत पक्का हूं मैं। इन्होंने कहा टैक्स रेट चेंज हो रहा होता है तो डिस्क्लोज करते हैं, हुआ हो रहा होता है, किसने कहा चेंज करते लिखते हैं? ईयर एंड के बाद आपके रेट सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाए, दिस इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, आप उसको डिस्क्लोज करते पर। मैं तो मेरी एग्जांपल मैंने कहा कहां हो गया, मैंने कहा रूमर्स हैं, एग्रीड, यही बोला है मैंने। मैं अपनी बातों पे बड़ा रुका हुआ हूं जी। रूमर्स हैं तो पहले ये वाली एग्जांपल कंप्लीट कर लेते हैं ना, फिर तुम्हारी वाली पे आते हैं, सही है? चलो फोकस के साथ, प्लीज फोकस होकर सुनना वापस से। हमने कहा पहले ये वाली एग्जांपल तो कर लेना पूरी, अब तुम बोलो गवर्नमेंट ये कर ले वो कर ले क्या कर ले तुम्हारे साथ, वो अलग बात है। एक एक करके बिल्कुल प्यारी सी बातें कर रहे हैं। इधर सुनो, ये चीज हो गई। अब मैंने कहा यार तुमने लास्ट ईयर ऑडिट किया था, किसी और ने, KPMG ने ऑडिट किया लास्ट ईयर, इस साल तुम आए, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने 2 बिलियन की एडजस्टमेंट निकाल दी। मैं तुमसे पूछता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट ईयर किसी और ने ऑडिट किए थे, हाँ या नहीं? अच्छा, जब लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और ने ऑडिट किए थे, इस साल हमने ऑडिट किए हैं, तो हमने आके उसमें गलती निकाल दी, 2 बिलियन की गलती। क्या मटीरियल है? अच्छा, क्या पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट हुए होंगे? रीस्टेटमेंट का नोट आया होगा, पहले जो नंबर्स थे आपके नंबर्स में फर्क आ गया होगा। एम्फेसिस देना चाहिए, क्यों? यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों कह रहे हो? उसमें ही है ना, नोट है, वो बोलेगा अच्छा भाई पिछले साल बैलेंस शीट इतनी की आई थी, अब इतनी की हो गई, कहाँ हो गई, कैसे हो गई, कहाँ लिखा हुआ है फाइनेंशियल्स में? तो डिस्क्लोज होता है, नोट आता है, क्या क्या आता है उसमें? नहीं, IS 8 याद करो, इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट आता है, हाँ या नहीं? इंपैक्ट ऑन PNL, ये लिखते हो कि हुआ क्या था, तो सब तो लिखा हुआ है। तो डोंट यू थिंक दैट दिस इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? यहां तक क्लियर है? पक्की बात है। अब सवाल पूछो जानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही है। कुतुबुद्दीन कह रहे हैं कि कौन सी वाली बात जानी? तुमने FAR 1 पढ़ा हुआ है? FAR 1 पढ़ा हुआ है तुमने? अच्छा ओके, तो वापस से पढ़ा देते हैं भाई। इधर देखो भाई, अगर FAR 1 पढ़ा हुआ है आपने, तो आपने वहां पे IS 8 में एरर की अकाउंटिंग नहीं की भाई। करेक्शन ऑफ एरर नहीं बोल रहा, चलती हूँ IS 8 वाला, सही है, जिसके अंदर आपके काफी पहले पढ़ा था। ओके, तो थोड़ा सा तो याद होगा ना, मतलब उसमें ये तो पता है ना इतना सा कि लास्ट ईयर अगर PPE के अंदर, एक बेसिक एग्जांपल बना देते हैं भाई, लास्ट ईयर अगर PPE के अंदर 5 मिलियन की कैपिटलाइजेशन आ रही है जो कि एक्सपेंस हो जाना चाहिए था, तो क्या वो PPE गलत है? कैपिटलाइजेशन गलत हुई हुई है। तो लास्ट ईयर आपने जब उसको PPE में कैपिटलाइज किया हुआ था, अब इस साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपैरेटिव में देखेंगे उसमें वो गायब होगा। तो ये कहां बताओगे? एरर के नोट में, उसमें बताओगे ना कि PPE आपका इंपैक्ट ऑन बैलेंस शीट में वो रिड्यूस हो गया और PNL में एक्सपेंस बढ़ गया। तो ये चीज लास्ट ईयर हुई हुई थी या गलत थी? इस साल कंपैरेटिव में वो सही हुई हुई होगी, तो रेट्रोस्पेक्टिव गए होंगे ना। पर वो रेट्रोस्पेक्टिव क्या हुआ, शेयर होल्डर को समझाने के लिए नोट तो दे दिया। मेरी बात को फोकस होकर सुनना, शेयर होल्डर को समझाने के लिए आपने नोट तो दे दिया ना, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, पर जब शेयर होल्डर को समझाने के लिए आपने नोट दे दिया, आप ये चाह रहे हैं कि आप खुद उसको बोलना भाई जाके देख ले। क्या वो खुद नहीं देख सकता था?
मटीरियल अनसर्टेनिटी खुद नहीं देख सकता था। ये कह रहा है इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट। अब मसला ये है कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि 2 बिलियन की एडजस्टमेंट पड़ी है, आपकी जजमेंट क्या कहती है पता होना चाहिए उसको, तो आप उसको एम्फेसाइज कराएंगे। अच्छा, अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं कि सर मेरी जजमेंट में तो इमटीरियल है, उसके फंडामेंटली नहीं है समझने के लिए, तो फिर ये प्रूव करो। पर जो एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं ये वो हिस्टोरिकली प्रूवन एग्जांपल्स हैं जिसमें मैंने ये मेक श्योर किया है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर दिया गया हो। बात एग्रीड है, समझ आती है? हाँ जी ऑनलाइन वालों, अब ये बताओ तो सर फिर हम ये ईओएम में बताएंगे। अच्छा भाई ईओएम में ये नहीं कि पूरी कहानी वापस बताऊंगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर में बोलूंगा भाईजान हम आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे मामले के ऊपर जो कि इस नोट में डिस्क्लोज है, जो कि रीस्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहां पे लंबी नहीं करनी, लंबी कहां हुई हुई है नोट्स में, वहां जाके बोलो, वहां जाके मरो देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, we draw your attention towards note XYZ of the financial statements which describes the nature of misstatement। कहानी खत्म। और उसके आगे एक लाइन लिख दोगे हमारा ओपिनियन इस पे मॉडिफाइड। क्यों लिख रहे हो ये, उसको ताकि क्लियर पता चले, बोले ये ओपिनियन है, भाई ओपिनियन ऊपर है। हाँ अलबत्ता तुम मुझे बताओ अगर रीस्टेटमेंट होती और वो रीस्टेटमेंट ना करता ओपिनियन, तो फिर ये कैसे बताते क्या गलती है बेसिस फॉर ओपिनियन में। बात क्लियर है, पक्की बात है। तो देखो जैसे हालात वाकयात होंगे वैसा पैराग्राफ होगा। अब यहां पे हर चीज बतानी है नहीं बतानी ना, यहां पे वो चीज बतानी है जो तुम समझते हो तुम्हारी जजमेंट के अंदर फंडामेंटल है। किसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ, पर शर्त यह है कि वो मैटर डिस्क्लोज होना। चलो मैनेजमेंट ने मिस स्टेटमेंट सही कर दी, सही है, कंपैरेटिव रीस्टेट हो गए, पर डिस्क्लोजर नहीं दिया, एम्फेसिस आएगा, सही तो कर लिया, डिस्क्लोज नहीं किया। डिस्क्लोज ना करना भी इज अ मिस स्टेटमेंट क्योंकि रिक्वायर्ड बाय आईएफआरएस है। तो अगर उसने नहीं डिस्क्लोज किया तो भाई आप ये नहीं कर सकते कि यहां पे एम्फेसाइज करा दोगे। इवन इस चैप्टर में ये भी लिखा हुआ है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। वापस बोलूं, हाँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। एम्फेसिस ऑफ मैटर मॉडिफाइड ओपिनियन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसकी मैं तुम्हें एग्जांपल भी देता हूं ना, इसी पे ये तो हुआ है ना, मैं तो इसलिए बता रहा हूं, ये तभी लिखा हुआ है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनता है पूरा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। सुनना, एक क्लाइंट था, उस पर हमने गलती निकाल ली, हमने उसको बोला कि यार भाई इसको सही कर यार। अच्छा उसने किया हुआ क्या था कि वैसे तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे। अब एक बैंक है, बैंक का ऑडिट कर रहा, नाम नहीं लूंगा। बैंक को ना रेगुलेटर के हिसाब से, बैंक को रेगुलेटर के हिसाब से इंस्ट्रक्शन है कि आपने एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना चाहिए। ये सारी चीजें ऐसी बातें तुम्हें इसलिए बताता हूं कि फ्रेमवर्क बन जाए कि किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, ताकि थॉट प्रोसेस तो बने आगे। स्टेट बैंक, बिल्कुल स्टेट बैंक, और कौन सा बैंक कहेगा भाई? बैंक को तो बैंक खुद तो नहीं कहेगा ना मैं ये करना चाहता हूं, बैंक को कौन कहेगा? सेंट्रल बैंक, जो कि स्टेट बैंक है। सही है, प्लीज कैसी बातें हैं यार, इधर फोकस हो गए। सुनो इधर, रेगुलेटर स्टेट बैंक नॉर्मल बैंक को कह रहा है, एमसीबी को कह रहा है, या कोई भी एचबीएल को कह रहा है आपने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालना है। अच्छा अब ये आप सुनोगे तो अब बच्चे भी जब फर्म में आते हैं, बैंक का ऑडिट कर भी लेते हैं, तब भी उन चर्चियों को लॉजिक नहीं पता होती इसके पीछे, क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये होता है कि आप ये देखते हैं कि आपके पास कितने एसेट्स पड़े हुए हैं एज कंपेयर टू योर कैपिटल, एज कंपेयर टू योर। अच्छा अब ये देखो, अगर हम यहां पे बात करें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, जिसको हम कहते हैं CAR, CAR, उसकी पूरी कैलकुलेशन होती है, बताई हुई है। अच्छा पता है स्टेट बैंक क्या कहता है? एसबीपी कहता है कि जब आप एसेट्स को डिवाइड करेंगे ना इक्विटी से, ऐसा है, तो एसेट्स को जब डिवाइड करेंगे इक्विटी से तो आपको एक परसेंटेज मिलेगी, ऐसा है। अच्छा तो ये परसेंटेज ना मिनिमम 50% होनी चाहिए, मिनिमम 15% होनी चाहिए। अच्छा मिनिमम 15% के लिए फिर क्राइटेरिया बताया, एसेट्स के अंदर आप इंटेंजिबल नहीं लेके आएंगे। हमने बोला ये क्यों? बोला मार्केट में बिक नहीं सकते।
ये लिक्विडिटी इंश्योर कर रहा है कि आपकी इक्विटी में कितनी लिक्विडिटी है, ताकि डिपॉजिटर आए तो उसको पैसे दे सको। ये पीछे लॉजिक है इसके पीछे, अगर आप तमीज से पढ़े ना पूरी इंस्ट्रक्शंस तो उसमें लिखा हुआ है। सुने, मैं तो तुम्हें शॉर्टकट में बताता हूं। एसेट टू इक्विटी रेशियो तो है, पर ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। अच्छा, इक्विटी में भी कुछ एडजस्टमेंट्स करवाता है, वो अभी देखते हैं आके। क्लियर है? आगे ओके। उसने बोला इंटेंजिबल हटा देना इसमें से। मैंने कहा इंटेंजिबल क्यों हटा दूं, लॉजिक होनी चाहिए इसके पीछे। उसने बोला भाई ये लिक्विड एसेट नहीं है। उसने बोला पीपी जो होगा ना इसके अंदर, उसका सिर्फ 40% लेना। तुम अज्यूम करो कि वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे बिकेगा, यानी पीपी जो है वो है, तो उसका 40। तुमने इतना लिक्विड रहना है कि आज अगर सारे डिपॉजिटर आके खड़े हो जाए तुम पैसे पे कर सको। ये किसकी रिक्वायरमेंट है? तो इसीलिए बैंक कोशिश करता है कि बिला वजह एसेट्स में इन्वेस्ट ना करे, वो लिक्विड एसेट्स में करे। वो कभी भी अपने पैसे प्रॉपर्टी में नहीं फंसाएगा, वो लिक्विड एसेट्स में करेगा, इन्वेस्टमेंट्स करेगा, ताकि फौरन से पैसे आ जाएं। यहां तक एग्रीड हो? पक्की बात है। चले आगे सुनना, हम अलग गेम। मैंने बच्चे का रिव्यू किया पीपीई का। किसका? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मैं बच्चे का रिव्यू कर रहा था। मैंने उसको बोला यार ये जो एडिशंस आ रही है ना, ये तुमने कैसे ऑडिट की? उसने बोला सर मैंने फिक्स एसेट रजिस्टर को उठाया। यहां तक बात समझ आ रही है ना? पक्की बात है भाई। शबराज वगैरह जल्दी बता दो, ऑनलाइन तो समझ आ रही है। फिक्स एसेट रजिस्टर का उसने बोला मैंने उठाया। मैंने उसमें देखा कि भाई एडिशन कितने की है। मैंने कहा वो तो देखा, आगे बता। उसने बोला कि सर मैंने उसमें सैंपल उठा लिया। मैंने कहा सैंपल क्यों? बोला सर आप ही तो बोलते हैं पूरा चेक नहीं कर सकते, सैंपल उठाएंगे। मैंने कहा सही है। फिर मुझे बोल रहे ईच एंड एवरी आइटम मेरा इक्वल चांस ऑफ। मैंने कहा अच्छा भाई आगे बोल, सही है, उठा लिया तूने। फिर उसने बोला सर मैंने इसको इनवॉइस से चेक किया। मैंने कहा इनवॉइस देखा, अभी तेरे को भी इंग्लिश सही करता हूँ अभी मेरे। इनवॉइस दिखाई उसने। उस इनवॉइस के अंदर सॉफ्टवेयर आ रहे थे। क्या आ रहे थे? सॉफ्टवेयर आ रहे थे। अच्छा, सॉफ्टवेयर पीबी में पड़े हुए। उसने भी यही बोला, उसने भी यही बोला कि सर क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर चल सकता है? मैंने कहा पहले ये देखो ये सॉफ्टवेयर स्टैंड लोन यूज हो सकते हैं, किसी भी पीसी में यूज हो सकते हैं? नहीं, यही बात समझ। इंटेंजिबल की डेफिनेशन फिर मैंने उसको बताई। मैंने कहा तुम मुझसे पढ़ के मुझसे बहस कर रहे हो, इधर सुनो। मैंने उसको कहा कि भाई मुझे एक बात बताओ, बहस करना मसला नहीं है, सही बहस करना मसला है। वो बोल रहा सर मेरे को क्लाइंट ने कहा कि कंप्यूटर कैसे चलेगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। मैंने कहा ये विंडोज है। मैंने कहा ये सॉफ्टवेयर मैं किसी भी पीसी में चला सकता हूं, तो ये इंटेंजिबल में जाना चाहिए। और इंटेंजिबल की डेफिनेशन सेपरेबिलिटी, याद है? इट इज सेपरेबल। जिसने नहीं किया हुआ उसको भी बता देता हूं। इंटेंजिबल की डेफिनेशन ये है कि कोई भी एसेट जिसकी फिजिकल सब्सटेंस ना हो पर वो सेपरेबल हो। सही है ना? वो किसी और चीज के साथ भी यूज हो सकता है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है उसका। मैंने कहा भाईजान इसको वहां पे लेके जाओ, इंटेंजिबल में क्या अप्लाई करो। उसने बोला सर, फिर मुझे क्लाइंट ने बोला फाइनेंशियल इंपैक्ट की बात कर रहा है। किसकी इंपैक्ट बात कर रहा था? फाइनेंशियल इंपैक्ट की। कहानी सुनो कहां से कहां कनेक्ट की थी मैंने। बोला सर अगर मैं इसको इंटेंजिबल में लेके जाऊंगा ना, वो इंटेंजिबल 5 साल पे डेप्रिशिएट हो रहा है, एडिशन भी किस पे? बोला सर एक्सपेंस का कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा तुम्हें 2 बातें सिखाता हूं आज। पहला, एक्सपेंस का मसला नहीं है, एग्रीड है। एक्सपेंस का मसला नहीं है, एग्रीड है, मैंने मान लिया। पर मैं कह रहा हूं एक तो क्लासिफिकेशन का मसला है, और दूसरा अगर ये पीपी में दिखाएगा ना तो इसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ज्यादा आएगा। नहीं आई बात समझ? वो इतना हैवीली स्पेंड करते थे ना, क्योंकि वो फिनटेक कंपनी है, एक फिनटेक प्लस बैंक है, तो वो इतना हैवीली इन्वेस्ट करते हैं इंटेंजिबल्स में। उन्होंने कोशिश की कि मैं सब वहां चिपका दूं। तो वो जो उसने वहां चिपका दिया ना, फिनटेक प्लस बैंक है, तो उसने वहां चिपका दिया, तो उससे हुआ क्या? एक्सपेंस तो उतना ही आया जितना आना चाहिए था, क्लासिफिकेशन गलत हो गई और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा हो गया। अच्छा अब कहानी सुनते हैं। जो पूरी कहानी सुना के पहले बताओ क्रक्स समझ आया कि उसने क्या अकाउंटिंग सही, क्लासिफिकेशन गलत की, पर इसका एक रेगुलेटरी कंप्लायंस का इशू है। एग्रीड? चलें अब आप मुझे एक बात बताएं, 2 बातें करूंगा, यहां से 2 केसेस बनाते हैं जी। तो बेटा जाता ना, वो तो मैंने भी अलाउ कर दिया ना। मैं कह रहा हूं उसके अलावा की बात कर रहे हैं कि जो उसके अलावा है वो हमने बोला उधर फेंको भाई, नहीं होना चाहिए। खैर 2 पॉसिबिलिटीज थी उस वक्त, या तो क्लाइंट माने या तो क्लाइंट ना माने। तुमसे मैं पूछता हूं, अगर क्लाइंट मान गया, सही है, तो क्या ये मिसस्टेटमेंट है? इसको एम्फेसाइज कराऊं? नहीं, अभी फिलहाल
उसने सही कर दिया, 15% से भी ऊपर है, पक्का डन है। चलो ओके, ये बात समझ आ गई। अब दूसरा केस, सही नहीं किया, मिस स्टेटमेंट, पक्का नहीं तो ओपिनियन पे इंपैक्ट जाएगा, पक्की बात है। अच्छा मुझे बताओ, ओपिनियन पे इंपैक्ट इसलिए जाएगा कि गलती है, मॉडिफाइड ओपिनियन होगा। अच्छा अब यहां से बात सिखाने लगा था, क्लाइंट ने मुझे बोला भाई यार एक्सपेंस पे तो फर्क नहीं है ना यार, इसको एक काम कर तू एम्फेसाइज करा दे कि भाई ये इन्होंने, सुनना मेरी बात, वो क्या कह रहा है, मुझे पूरी कहानी सुना के यहां तक लाना था तुम्हें। ये उसके अल्फाज थे उस वक्त कि उसको यार तू ओपिनियन नहीं शेयर, तू एक काम कर एम्फेसाइज करा दे कि हमने जो है, सुनना मेरी बात, हमने जो है कैपिटल एडिक्वेसी की रेशियो की कैलकुलेशन के लिए जो इंटेंजिबल्स है ना वो पीपी में रखे हुए हैं, और तू नोट में, क्योंकि कार्ड तो डिस्क्लोज होता है ना, कैपिटल एडिक्वेसी डिस्क्लोज होता है, उसने मतलब यहां से रेफर कर दे। अब अगर ये मैं क्लाइंट की बात मान लूं तो क्या सही है या सब्स्टिट्यूट नहीं है? सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा पता ये होता क्या है, पूरी दुनिया में एक बंदे को बात पता है, अगर ओपिनियन सही है ना तो आगे बढ़ जाता है, और अगर एम्फेसिस ऑफ मैटर देख भी लिया ना तो हो सकता है हर किसी में इतनी समझने की इस्तिताअत, तो वो बोलेगा इंटेंजिबल ही तो है ना, चल यार सही है, खाली ऑडिटर बता रहा है, हम तो सिर्फ रेफर कराते हैं ना, यहाँ पे लंबी तो नहीं करते। वो वहां जाके देखेगा इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हुई होगी एफएस में, बोलेगा कुछ तो है, चलो सही है मतलब, पर वो ये सोच के निकल गया कि ओपिनियन तो सही है, जबकि सही होना नहीं चाहिए था। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात है। चलो कहानी से कहानी निकालते हैं, ऑनलाइन वालों प्लीज सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्लियर है? वेरी गुड। अब कहानी से कहानी, एक पैराग्राफ पे जिंदगी लगा दी, आगे सुनो। एक और एग्जांपल देते हैं, इसी से निकालता हूं कहानियां सारी, क्योंकि अलग अलग बैंक पे अलग अलग मसले हुए हैं। सुनो, मैंने कहा उसने सही कर लिया, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 11% पे आ गया, 9% पे आ गया, यह भी चल रहा है एक बैंक में, 9% पे आ गया। अच्छा क्या लाइसेंस रिवोक हो सकता है? क्यों? मिनिमम से कम है ना, लाइसेंस रिवोक हो सकता है। क्या मसला है? गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है। क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी में बताऊं? फंस गए? नहीं, अनसर्टेनिटी आती है सिर्फ, नहीं अभी तो देखें, अभी तो इसको हम कहते हैं, यही तो सिखाना चाह रहा हूं कि जब आप कंक्लूड कर जाते हो ना तो पेपर में फंस जाते हो। कंक्लूड नहीं, आप बोलें कि अभी रिस्क है। मैंने आपको कहा था कि मैनेजमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन टू कंक्लूड, इस बात को नहीं समझ रहे आप? मैनेजमेंट भी तो पागल नहीं है ना, उसको पता है, उसने नहीं बात की होगी स्टेट बैंक से, बिल्कुल की होगी। वो बोलेगा तुम उसको जाके बोल लो भाई तू तो गोइंग कंसर्न नहीं है, गुद्दी पे चमाट मारेगा, तो निकल, तू डिसाइड करेगा या हम करेंगे? मैनेजमेंट करेगी। बोला आपको रिस्क है ना, क्या रिस्क गलत है या रिस्क सही है? मैंने जब अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की तो मुझे पता लगा मिनिमम 15 होना चाहिए, हुआ हुआ कितना है? 9। तो क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क है? क्या मैं कंक्लूड कर गया? नहीं। मैंने मैनेजमेंट को बोला भाई तू बता तेरा प्लान क्या है, गोइंग कंसर्न असेसमेंट की है? उसने बोला हाँ की है। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई? उसने बोला स्टेट बैंक से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। अब देखो, अब एक बच्चा दिमाग में बना के बैठा, लोन वाला ही हो सकता है, शेयर होल्डर वाला ही हो सकता है, ये डाल दिया हमने, यहां पे ये हो सकता है। अब वो कह रहा है कि स्टेट बैंक से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है। मैंने कहा चलो सही है भाई, स्टेट बैंक से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, हम क्या बोलेंगे, दिखा दो, बोलेंगे? अच्छा अब केस से केस बनाऊं, बनाए? चलो आ जाओ। स्टेट बैंक से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, स्टेट बैंक आपको कह रहा है, ये कह रहे हैं सर मटीरियल अनसर्टेनिटी में क्यों नहीं बताएंगे? क्या आपने डिसाइड कर लिया कि अनसर्टेनिटी है? क्या आपने डिसाइड कर लिया कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है? पहले आपने डिसाइड करना होता है गोइंग कंसर्न है, अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं है, वो तो गई। अगर गोइंग कंसर्न है तो सोचना है कि कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। पहले बताओ, बात समझ आ रही है? तो बच्चे पता है क्या करते हैं, ये लिख के आ जाते हैं कि हम इसको मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के पैरा में फेंक देंगे। ओ भाई क्यों फेंकोगे यार, पहले ये तो कंक्लूड करो कि गोइंग कंसर्न है या नहीं है, पहले ये डिसाइड करवाओ उससे। फिर वो बोलेगा मैंने डिसाइड कर लिया कि गोइंग कंसर्न है, तो फिर देखो कोई शक तो नहीं है, कोई इफ एंड बट्स तो नहीं है इसकी अचीवमेंट के लिए कि वो जो कह रहा है, इसी से बता देते ना बात। हमने कहा कॉरेस्पॉन्डेंस हमने देखी, तुम लोग खुद जवाब दोगे। अब बैंक कह रहा है, स्टेट बैंक कह रहा है भाईजान अल्लाह हाफिज, ये हमने बहुत ये देखे हैं पिछले बैंक, निकलो यहां से। गोइंग कंसर्न, नॉन गोइंग, नॉन गोइंग कंसर्न, मटीरियल अनसर्टेनिटी आएगा। क्यों?
क्या कोई अनसर्टेनिटी है? कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड है गई कंपनी, वेरी गुड। सारे एसेट, सारी लायबिलिटीज, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, तुम मैनेजमेंट को कह रहे हो करंट एसेट करंट में दिखाओ, सारे के सारे लायबिलिटीज भी करंट में, मैनेजमेंट कह रही है भाईजान हम ये चीज नहीं कर रहे। ओपिनियन पे इंपैक्ट जाएगा, पक्का? गलती है, पक्की बात है। चलें जी, ओके, ये बात समझ आ गई, यहां तक एग्रीड हो? चलें, ओके, ये भी बात। अब एक एक करके लेके चलना है। सर अगर कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है तो इसे नहीं, वो कह रहे हैं, अबू बकर कह रहे हैं कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है तो कहां लेकर जाएंगे भाई, उसको कंक्लूड करोगे ना। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस देख के तो बता रहा हूं ना, जैसे ये बातचीत चल रही है तो फोन पे बोल रहा हाँ भाई जानू क्या हाल है, ये तो नहीं बोल रहा ना। वो बोल रहा है कि भाई सही है यार, बात चल रही है तो बातों में कुछ तो हो रहा है, या तो मना कर रहा है या तो राजी है, कुछ तो है। ये क्या, ये बोल रहा कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है तो क्या करेंगे भाई, देखो क्या बातें हो रही हैं, सिंपल, या तो हाँ होगा या तो ना होगा, वो है ना। अगर नॉन गोइंग कंसर्न पे एफएस बनाए, अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, अब इसके आगे एक पॉइंट है ना, तुमने मुझे बताया कि अगर नॉन गोइंग कंसर्न है, उसने एफएस गोइंग कंसर्न पे बना दिया तो मिस स्टेटमेंट है, ऐसा ही है? एग्री। एक बात आगे लेके चलते हैं इसको। दूसरी बात, हमने ये कहा कि यार सही है, वो नॉन गोइंग कंसर्न है, उसने नॉन गोइंग कंसर्न पे एफएस बना दी है, जिससे पूछूंगा वो बताएगा नॉन गोइंग कंसर्न है, उसी पे क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? अच्छा, बट आईएस 1 कहता है, आईएस 1 कहता है कि आपने ये फैक्ट फाइनेंशियल्स में बताना है कि ये एफएस नॉन गोइंग कंसर्न पे, वैसे बताते हो? स्पेशल इवेंट है, चलो ईओएम आएगा, डिस्क्लोज होगा, जाहिर सी बात है होगा, ईओएम आएगा, ईओएम आएगा, क्योंकि मैटर इज फंडामेंटल। यूजर को नहीं पता होना चाहिए कि मेरे एफएस किस पे बने हुए हैं। नॉर्मली तो नहीं, अनयूजुअल है। देखो यूजुअली जब आप एफएस बनाते हो ना, करंट नॉन करंट में बनते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। नॉन गोइंग कंसर्न के बारे में बताना इज अनयूजुअल थिंग। क्या उसको बता दे तो आपको शेयर होल्डर को आगाह करना चाहिए, भाईजान लग गए, गई कंपनी, तुम्हें ही अप्रूव करना है। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या ये एम्फेसिस ऑफ मैटर में आएगा, तो ओपिनियन में क्यों नहीं डाला? सर ओपिनियन तो सही होगा ना, क्योंकि नॉन गोइंग कंसर्न है, बनाया भी किस पे और डिस्क्लोज भी कर दिया। वो बोल रहा है सारी चीजें कर ली, अब क्या करूं भाई, इसके आ गया, सब तो हो गया, अब आप बोलेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, हम एम्फेसाइज करेंगे। अच्छा, अगर ये अकाउंट्स, ऐसी फजूल सवाल पूछ रहा हूं, ये अकाउंट्स अगर नॉन गोइंग कंसर्न पे बने हुए हैं, ये ओपिनियन में बता दो, क्यों? तब बताएंगे तो जो गलती होगी ना, पहले बताओ सारे शक व शुबा क्लियर हो रहे हैं, कब किधर कैसे कहाँ जाना है। अब इससे ज़्यादा एग्जांपल्स कहाँ से लाऊं भाई, मतलब यही है अभी तो जो है इधर। तो गोइंग कंसर्न के लिए 2 पैराग्राफ बनेंगे, अनसर्टेनिटी वाला और एम्फेसिस नहीं भाई। वो बोल रही है मुझे ये बता दो कि भाई कौन से पैराग्राफ अब तक आ गए। अबे भाई जैसा हालात होंगे वैसे आपने बताना है भाई। मेरी जो अभी एग्जांपल चल रही थी, क्या उसमें कोई अनसर्टेनिटी थी या पक्का था? पक्का था, गोइंग कंसर्न नहीं है, सही है? हाँ बिल्कुल। अब सुनो, अब गोइंग कंसर्न नहीं है, हमने टिक लगा दिया। अब अपने आप से सवाल पूछो, मैनेजमेंट को बोलो भाईजान नॉन गोइंग कंसर्न पे बना रहे हो, गोइंग कंसर्न पे, उसने बोला नॉन गोइंग कंसर्न, क्या कोई मिस स्टेटमेंट है? ओपिनियन को छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, फिर अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये चीज डिस्क्लोज हुई हुई है? यस हुई हुई है कि हमने ये अकाउंट्स किस पे बनाए हुए हैं? चलो नॉन गोइंग कंसर्न पे। अगर अकाउंट्स मैंने नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाए हुए हैं तो क्या ये चीज यूजर के फंडामेंटल है समझने के लिए? पक्का? किसके? एफएस के। तो हम क्या इसको एम्फसाइज करेंगे? मैटर इज एडिक्वेटली डिस्क्लोज इन दी एफएस। अगर तुम्हें ये कहूं मैं कि उसने नॉन गोइंग कंसर्न पे एफएस बना दी है और ये चीज डिस्क्लोज नहीं की कि मैंने नॉन गोइंग कंसर्न पे बनाया, मॉडिफाई हो जाएगा ओपिनियन। तो भाई ये कहां बताएंगे कि उसने डिस्क्लोज नहीं किया? बेसिस फॉर। अब वहां बता देना। तो फिर एम्फेसिस में क्या बताएंगे? नहीं तो अगर क्लाइंट आपको कह रहा है तू भाई ये काम कर, मॉडिफाई नहीं कर, यही बेसिस फॉर ओपिनियन की जगह तू वहां बता दे। सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई, दोनों इंग्लिश समझ आती हैं, इससे कहां से? और पूछो, जल्दी पूछो। एक मिनट, सॉरी, खाली उसको जाके बोल दे, तार निकाल के वापस लगा दे, सही? जब तक से सवाल ले रहा हूं मैं जी।
चलो अब एक एक करके सवाल पूछ लेते हैं ना भाई। नॉन गोइंग कंसर्न है पहला, यानी कंपनी चलेगी, हम क्लियर कर रहे हैं पहले। दूसरा, तो ये मिस स्टेटमेंट है। नहीं नहीं, एम्फेसाइज तो होगा ही नहीं ना, ओपिनियन में सब बता दोगे ना। अच्छा ओपिनियन में एक बात बता दे, देखो सवाल क्या था इनका, सुनना बच्चों। इन्होंने कहा कि सर नॉन गोइंग कंसर्न है, गोइंग कंसर्न पे बना दिया अकाउंट्स, ये मिस स्टेटमेंट है। हमने मिस स्टेटमेंट में सब बता दिया बेसिस फॉर ओपिनियन में। अब यही चीज आप लोग एम्फेसिस ऑफ मैटर में ये तो नहीं कहोगे ना, ऊपर जो लिखा हुआ है मैं वापस से यहां बता रहा हूं, वो हो गया, वो खत्म हो गया, आपने उसके बाद देखना है। क्लियर है? किसको? नहीं नहीं, नॉन गोइंग उसने तो लिखा ही नहीं ना कुछ। देखो वो तो जो मैनेजमेंट है ना, वो भी खुद इतनी बेवकूफ तो नहीं है कि वो गोइंग कंसर्न पे बना रही है। अच्छा देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ गया। ये कह रहे हैं कि सर मैनेजमेंट नॉन गोइंग कंसर्न पे अकाउंट्स नहीं बना रही, गोइंग कंसर्न पे बना रही है, और लिख रही है कि ये अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न है, तो ऐसा तो करेगी नहीं ना। तो मैनेजमेंट अगर अपना हिसाब किताब देखेगी तो वो तो यही देखेगी ना कि या तो आइदर वे, वो आपसे लड़ेगी किस बात पे, जल्दी बताओ, कि हम गोइंग कंसर्न है और हम उसको मान नहीं रहे, तो वो फिर सारी चीजें वैसे करेगी जैसे गोइंग कंसर्न में होनी चाहिए। क्लियर है? पक्का वहां पे हो जाएगा। क्लियर है भाई? पहले बताओ अल्लाह की कसम, एम्फेसिस ऑफ मैटर क्लियर? सब्स्टिट्यूट वाली बात समझ आ गई, कब ऊपर जाना है कब यहां आना है, ये बात क्लियर है? चलें अब दो तीन सवालात और, एक मिनट दे देना बस, जानी ये लगा ले। अच्छा भाई इधर दो तीन सवालात के जवाब दे देंगे प्लीज आप लोग। अगर अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पर है, केस चल रहा है भाई, अकाउंट्स नॉन गोइंग कंसर्न पर है और सब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज शो हो रहे हैं, तो यूजर को देख के खुद समझ नहीं आएगा एम्फेसाइज में लिखने की क्या जरूरत है। मैंने क्या लिखा हुआ है? जजमेंट। मैं आपकी जगह होता, अच्छा जब आप इसमें जाएंगे ना तो वो कहता है कि गोइंग कंसर्न के चैप्टर में वो कहता है स्पेशली करवाना, क्योंकि हिस्ट्री ये रही है, ऑडिटर्स को ये लगता रहा है कि ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है। तो आप अगर देखो, मैं सिंपल कह रहा हूं, आप ऑडिटर हैं, आपने ये नहीं बताया अपनी रिपोर्ट में, सही है, एम्फसाइज नहीं करवाया, कोई आप कोर्ट के चैलेंज करते तुमने बताया क्यों नहीं मुझे, तो वो डेफिनेशन खोलेगा मैटर इज फंडामेंटल फॉर, तो आप एजीएम में लेट ना बोलना आपको देख के नहीं समझ आया कि ये हुआ है भाई, यही है ना, यही है, आपको देख के नहीं समझ आया, ये बोल देना। नहीं होता ना ऐसा। ऐसे तो जो मैंने आपको बताया पेंशन का केस है, तो हम नहीं बोल सकते थे कि भाई एफएस में तो लिखा हुआ है, क्यों नहीं बोला भाई, आपको भी पैराग्राफ क्या मतलब किसके लिए दिया हुआ है, क्या डालोगे वहां, पैराग्राफ ही डालना है ना। तो अगर आपकी जजमेंट में आपको लगता है कि मैटर इज फंडामेंटल फॉर यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, तो बताओ ना मेरे लिए फंडामेंटल है। बात क्लियर है? तो इनका शिकवा ये था कि सर आप मुझे ये बताएं कि उसको खुद देख के समझ आना चाहिए। तो भाई ऐसे तो पूरा एफएस खुद देख के समझ ले भाई, तो मिस स्टेटमेंट जो थी आईएएस 8 का नोट दिया था, उसको खुद देख के समझ आना चाहिए। मैं उसको एक पहली बात तो ये क्लियर कर लेते हैं, सॉरी ये मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है शायद तुम लोगों की, मैं उसको समझा नहीं रहा, ये बात तो आप समझ लें। पहले उसको बोल रहा हूँ देख ले जाके, मैं उसको थोड़ी ना बोल रहा हूँ देख ये एक्सपेंस हुआ था, ये गलत हुआ, ये डेबिट क्रेडिट करके माइनस करके यहाँ पहुंचे हैं, हुआ हुआ देख ले, सिर्फ एम्फसाइज करवा रहा हूँ। और ये अंडरस्टैंडिंग मेरी नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लाजमी है, तो उसको दिखा रहा हूँ देख ले। ये क्लियर है? हम नहीं बनाते मैनेजमेंट, हाँ तो नहीं एजुकेटेड तो है, तो मैंने यही तो कहा, मैंने क्या ये कहा कि मैं समझा रहा हूं या मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, इशारा दे रहा हूं। अब भाई फॉर एग्जांपल मैंने उसको आंख मारी, क्या समझाइए, इशारा समझेगा वो, सही है ये। तो कहने का मतलब ये समझना उसने भाई, समझना मैंने नहीं है। अनीक समझे जी? जजमेंट तो ये जो बाकी रिफ्रेशर वाले बैठे में जजमेंट की वजह से तो बैठे में तो जजमेंट ही तो है। तो मैं तुम्हें इतनी कहानियां क्यों सुना रहा हूं कि जजमेंट, और जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इस केस में ईओएम दे के आना, क्योंकि एग्जामिनर क्यों बताया कि वो जजमेंट्स है जो हिस्टोरिकली ऑडिटर्स ले चुके हैं। अब वहां पे अगर तुमने ये किया ना कि मेरी जजमेंट ये है, तो आप फिर उन प्रायर जजमेंट्स को चैलेंज कर रहे हो जो कि हिस्टोरिकली प्रूवन हो चुकी हैं। हाँ एग्जामिनर पे अपनी जजमेंट देगा कि भाई ओपिनियन क्वालिफाइड। अच्छा अब
कुतुबुद्दीन कह रहे हैं कि सर ये ऑडिट पढ़ें कैसे, लेक्चर की हर बात याद नहीं रहती है, इसी वजह से काफ़ी इशू होता है। अच्छा एक और बात, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये जो लेक्चर की हर बात है ना आपने बुक में लिखनी होती है। मैंने आपको कितनी एग्जांपल्स दी अभी, मल्टीपल। आई हैव नेवर सीन अ सिंगल इंडिविजुअल हु इज राइटिंग। एक बच्चे ने लिखा, ये बोला। तो इसका हल क्या पता है? या तो हम ये करें कि किसी एक बच्चे को असाइन कर दें, या मैं तो अनीब को ही कहूँगा क्योंकि उसका एक ही पेपर है। अनीब तू एक लिस्ट बना दिया कर कि इस केस में सर ने ना ये बोला हुआ है, वो ग्रुप पे फेंक दे, बच्चे बुक में वो लिख लेंगे। मैं सबसे रिकमेंड करूँगा अपनी राइटिंग में खुद लिखो, पर ये बातें तो फ्लो में आती है ना। अब एक आपने सवाल पूछा, उस पर एग्जाम्पल, ये बातें, ये एग्जाम्पल, ये बातें, ये एग्जाम्पल, तो आप लिख लें। सर लिखेंगे अगर तो आपका सुनना रह जाएगा। नहीं अभी यार ऐसा भी नहीं है भाई, एक एग्जाम्पल। चलो मैं बोल रहा हूँ ना, हम एक बंदे को डेजिग्नेट कर लेते हैं ना कि भाई एक थोड़ा सा टाइम लगा के जो मैंने बातें बोली है ना, वो खाली आप लेक्चर खोल के टकाटक एग्जाम्पल लिख देना कि एम्फेसिस के अंदर, स्पेशली इस पैरा के अंदर हमने ये बातें की हैं, तो आपको एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अच्छा जब आप एम्फेसिस के चैप्टर खोलेंगे ना, वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, जाके देखो, पर इससे कम लिखी हुई है जो मैंने बोली हैं। वो बुकिश है जो आयजाज में लिखे हुए। अच्छा आप देखो, इस पे तो मैं आपसे गिला करूंगा। इधर सुनो, इधर भाईजान इधर सुनना। यहां पे हरीश ने कहा मुझे कि एक कॉन्सेप्ट के बाद आप 10 मिनट का लिखने का टाइम दें। सुनो ओ भाई, एक कॉन्सेप्ट के बाद आप चुप कहां रहने देते हो? एक आता है वो बोलता है ऑडिटर ये कर ले, वो बोलता है मैनेजमेंट ये मांग ले, वो कहता है कि भाई गोइंग कंसर्न नहीं है, कार ब्रीच हो जाए, कैपिटलाइजेशन हो जाए। अबे तो भाई रुकने तो दो ना फिर। अब मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया, बोला लिख लो, फिर 10 बंदों के दिमाग में वो राइफल लोड हो गई है, अभी ये इसको बोलूंगा। तो वो तुम फायरिंग जब कर रहे हो तो सुनो, फिर उसके हिसाब से भी लिखते रहो। सही है, पर क्या इसका ये मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ये वाली बात। मैं अपने वक्त पर भाई मंड के लिखता था, सही है। आप लोगों के लिए हमने कह दिया कि भाई लिखें। अच्छा कौन से पेज पे ही है? 96। तो 96 पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ये लिखा हुआ दिखेगा, सही है। आपने क्या करना है, क्या यहां पे ये इस चैप्टर में जाके ना सारी बातें लिख देना, ये वाली जो एडिशनल हैं। तो अनीब आज भेज देंगे, आप रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज यार, सही है। तो ये भेज देगा आपको भाई, तो आज की एडिशनल बातें जो वहां पे लिखी हुई नहीं है। क्लियर है? आपकी एक ही बुक है, एक ही है बिल्कुल, दूसरी बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा यार सुन लो, ये 5वीं बार इसने कॉपी किया है, सवाल का जवाब दे दो प्लीज, हम अपनी वाली एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं। सही है, ये डिलीट कर दिया फिर उसने यार। अगर केस फाइल हुआ हो कंपनी पर और अमाउंट पता ना हो, तो इसमें भी ये हो सकता है ना कि अमाउंट मटेरियल ना हो, तो फिर भी मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा। नहीं यार देखो भाई, मटेरियल अनसर्टेनिटी कहाँ आ गई? देखो मटेरियल अनसर्टेनिटी कब आएगी, जब आप सबसे पहले कहो कि गोइंग कंसर्न का मसला है, फिर उसको कंक्लूड करो और फिर देखो उसमें कोई अनसर्टेनिटी तो नहीं है। ये दो अलग अलग बातें हैं। केस फाइल हो जाना डज नॉट सेल्फ अ कंक्लूजन कि आपकी कंपनी तबाह हो गई। ऐसे तो रोज केसेस होते हैं, आपके टैक्स रिटर्न खुले हुए हैं भाई, तो वो केस ही केस चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार आपकी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है। पैरामीटर जरा समझो, ओवर थिंक नहीं करना, उतना जितना उस सिचुएशन में लगता हुआ दिख रहा है बस वो डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि तुम जाके उसको बोल लो गुद्दी पे चमाट मार के, गोइंग कंसर्न नहीं है तू, बोलेगा क्यों, कार नीचे आ गया, तो भाई बोला मेरे पास प्लान्स है ना, प्लान्स हैं, मैं कर रहा हूँ। चलो ये जो जितनी भी बातें मैंने बताई, हम जो वहाँ पे निकल गए थे एम्फेसिस में। एक और बात बताओ, अगर कैपिटल एडिक्वेसी, तुम लोग मुझे बताओगे, हाँ, अगर मैनेजमेंट ने बात की बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, और स्टेट बैंक ने कहा कि हम आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डेफर कर रहे हैं 1.5 ईयर के लिए, सही है। अच्छा, और आपको बैंक के हालात देखते हुए लग नहीं रहा कि वो 1.5 ईयर बाद भी अचीव, पर 12 महीने चलेगा, गोइंग कंसर्न है, अनसर्टेनिटी है। अब क्यों? उसके बाद भी वही उसी जगह पे आगे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा अब आएगा? चलो भाई सुकून, ये हो गया बात क्लियर। आगे सुनो दूसरी चीज, फिर इसके बाद फिर ये कह रहे हैं, अभी देखो एक नई एग्जांपल आ गई, या तो पे एक तो खत्म करने दो ना। फिर वो बोलता 10 मिनट दो लिखने के लिए,
तो ये तुम लोग भी तो फायरिंग रोको ना कि सर मैं ये कर लूँ तो ये होगा, तो सारी एग्जाम्पल खुद भी पूछ रहे हो, खुद भी नहीं लिखते, सवाल भी तुम्हारे हैं, जवाब मैं दे रहा हूँ तो बोले जवाब लिखने के लिए भी 10 मिनट दो, तो वो 1 मिनट रुक जाओ प्लीज फोकस के साथ। अच्छा भाई, अनसर्टेनिटी नहीं है या है, तुमने एग्जाम्पल दी, चलो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। तुमने बैंक के हालात देखे, सर्वाइव कर जाएगा आगे भी, तो क्या गोइंग कंसर्न है गोइंग कंसर्न है, जल्दी बताओ भाई ऑनलाइन वाले, गोइंग कंसर्न है क्या, कोई अनसर्टेनिटी है नहीं, क्यों, सर्वाइव कर जाएगा, खाली उसको मुद्दत चाहिए थी 1 साल की, वो मिल गई। अच्छा, कार का वेल बिलो थ्रेशोल्ड होना यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल होना चाहिए, होना चाहिए, जजमेंट कॉल है ना, होना चाहिए ना, खुद लग रहा है कि यार इतनी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, ये होना चाहिए, तो क्या मैं इसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में दूंगा? यस, क्योंकि अब आप कह रहे हो यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए फंडामेंटल है, उसको पता होना चाहिए, ये तुम्हारी जजमेंट है। हाँ, इफ यू से एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि उसको नहीं पता होना चाहिए तो कह रहे नहीं बताओ, नहीं एफएस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर ये नहीं होता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर है ना, उसके समझने के लिए फंडामेंटल है, क्योंकि ये मिनिमम कितना होना चाहिए, 15 जी डिस्क्लोज होता है, पूरा नोट आता है, 1 पेज का नोट होता है, इसमें कैलकुलेशन होती है पूरी, बैंक पे, बाकी कंपनीज पे नहीं। तो जाहिर सी बात है, हम तो यही कहते हैं ना कि किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं तो हम उसकी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की भी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, तो वहां से पता लगता है जी। तो अभी नहीं, ये तो गलत है ना, अभी मटेरियलिटी आके सिखाऊंगा, जो चीज उसके लिए मटेरियल है ना तुम उसी पे हाथ रखते हो, हाँ बिल्कुल। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम क्लाइंट को कह रहे हो कि यार ये कार का 9% हो जाना, तुम्हें नहीं लगता कि क्लाइंट के लिए भी मटेरियल होगा? अगर नहीं होता तो वो एसबीपी के पास क्यों जाता, चलाता कंपनी, चला के दिखाता। नहीं तो वो तो हम सीखेंगे ना भाई, देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं 50,000 रुपये कमाता हूं अभी, सही है, सुनो, नहीं क्या नहीं मतलब इधर, अगर मैं 50,000 रुपये कमाता हूं, अगर मेरी जेब से, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर 10-15 रुपये गायब हो जाए ना फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब मेरे ऐसे दोस्त हैं जो 50,000 कमाते हैं, सही है, उसकी जेब से 1000 का नोट निकल जाए ना, या कहीं गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो परेशान, मैंने देखे ना, मैं अपने, मुझे पता है ना, मेरे इलाके में दोस्त हैं, तो वो अबे यार मतलब 1000 रुपये कहाँ खर्च किए यार आकाश, मुझे समझ नहीं आ रहा। मटीरियल, तो मटीरियलिटी हर इदारे के हिसाब से देखी जाती है, क्या मैंने निकालना सिखाई है अभी आगे भाई, तो ये पता नहीं किधर घूमे जा रही है स्क्रीन, उन्हें शादियों की पुरानी वीडियो चलती है, चेंज होते हुए इधर, ये रहा, हाँ प्लीज यार इधर जी। पहले तो एसबीपी ने माफ कर दिया ना, नहीं पेनल्टी नहीं, कंपनी बंद होने का, कार के नीचे लाइसेंस रिवोक होगा, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप आज बताओ, आज सारे डिपॉजिटर आ जाएं, आप कैसे करोगे? देखो मैं जिस बैंक का ऑडिट कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें उसकी चीज सिखाता हूं, सुनो, उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमने मिस स्टेटमेंट निकाल के 1% पे ले आया हूं मैं, और उसके अकाउंट्स अभी तक साइन नहीं हुए, 6 महीने हो गए, वो एसबीपी से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, पता है क्यों? प्लीज सुनना मेरी बात मेरे बच्चों, एसबीपी से, वो मतलब बेचारा इधर, एसबीपी से कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है और वो उसका कार आया हुआ है कितने % पे? अच्छा, हमने अभी साइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि वी कैन नॉट कंक्लूड के गोइंग कंसर्न है इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एविडेंस। अभी हमारे लिए क्या है, जो कल मैंने एग्जांपल दी थी, याद है? मेरे लिए स्कोप लिमिटेशन है अभी भी, और स्कोप लिमिटेशन इसलिए है अभी मेरे लिए क्योंकि मैं कंक्लूड ही नहीं कर पा रहा कि गोइंग कंसर्न पे बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं तो उसके लिए पे प्लान है ना। देखो मैनेजमेंट ने हमें यही कहा, जैसे मेरे जो बच्चे बैठे हुए थे ना वहाँ पे इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा सर आप क्या इसमें लंबी हो रही है, आप नॉन गोइंग कंसर्न बनवाएं इनसे। मैंने कहा नहीं यार, ये यू आर नो वन टू कंक्लूड के ये गोइंग कंसर्न नहीं है, वो प्लान लेके आएंगे। भाई ऐसी बात है, अगर एक बंदा बुरे हालात से गुजरता है तो उसके पास प्लान होता है ना कि अब मैं ये करूंगा, ऐसे तैयारी करूंगा, निकलूंगा उस वाले तूफान से, सीधी सी बात है। तो उनके पास भी प्लान है, आप उनको नहीं फोर्स कर सकते कि आप नॉन गोइंग कंसर्न पे अकाउंट बनाए। पहले बताओ बात समझ आ रही है?
वो गए हुए हैं स्टेट बैंक के पास, उनके प्लान रिव्यू हो रहे हैं, हमारी भी कुछ जुगाड़ है स्टेट बैंक में, हमें भी पता लगता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मामला फाइनल नहीं होता, चलो अगर ये मामला फाइनल भी हो जाए, जिस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूं 1% के मटीरियल अनसर्टेनिटी हम देंगे? नहीं, अगर एसबीपी बोल दे सही है, तुम्हें एक्सटेंशन दे दी, तो क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी हम देंगे? पक्का? क्यों? देखो 13 से 15 पे जाना मेक सेंस, पर 1 से 15 पे जाना इज नॉट अ इजी थिंग, अनलेस के कोई जो इसका पेरेंट एंटिटी है ना, मैं भी नाम बोलने वाला था, अनलेस के जो उसका पेरेंट एंटिटी है ना, वो बोले सारे के सारे पैसे आज मैं देता हूं, तो अब सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी, हाँ या नहीं? अगर सारी की सारी चीजें सही हो जाएंगी तो कोई अनसर्टेनिटी भी नहीं रहेगी। भाई अगर पेरेंट बोले कि मैं कार को अभी मीट करवाता हूं, वापस से न्यू इक्विटी इंजेक्ट करता हूं, तो क्या फ्रेश मनी आ जाएगी? तो जब फ्रेश पैसे आ गए तो एसेट बेस बढ़ गई, आपका रेशियो, पर वो उस केस में है जब स्पॉन्सर बोले कि मैं पैसे सिर्फ क्या खत्म करने के लिए, अनसर्टेनिटी। और मैं तुम्हें एक और मजे की बात बताऊं, क्लाइंट ने मुझे बोला क्या, सुनना, ये देखो मुझे तो ये इन्स एंड आउट्स पता नहीं, ये करूंगा तो माशरे में क्या इसका इंपैक्ट जाएगा। जब मैंने उसको बोला ना मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा डालूंगा, ये तुम्हें बताने का मकसद ये है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी इज नॉट अ बिग थिंग। बताओ ना बिग थिंग कैसे है? अगर मैंने ये मटीरियल गोइंग कंसर्न नहीं, सिर्फ मटीरियल अनसर्टेनिटी, यानी गोइंग कंसर्न है, मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैसा डाल दिया ना मैंने उस बैंक में, सारे डिपॉजिटर अपना पैसा निकाल लेंगे, फिर बंद हो जाएगा बैंक। अभी इस पे पता चलेगा, मुझे ये अभी से ही पता है कि गोइंग कंसर्न पे कंक्लूड हो गया, बैंक की मैनेजमेंट आएगी, सीएफओ आएगा, फर्म में बैठेगा आके, वो मुझे बोलेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैसा नहीं जाएगा। मैंने कहा ये आप नहीं होते, ये हम डिसाइड करेंगे कि जाएगा, या तो आप अपने पेरेंट को बोलें सारे पैसे ये इतने डाले कि जितना आप सर्वाइव कर जाएं, 15 तक चले जाएं। बताओ क्या मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा रिपोर्ट में जाना इज अ बिग थिंग या नहीं है? तो ये शर्म की बात है किसी कंपनी के लिए अगर उसके अकाउंट्स के ऊपर मटीरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा पहले तो मैंने मैनेजमेंट को समझाया कि भाई मटीरियल अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कि तुम गोइंग कंसर्न हो, तो मुझे सीएफओ सामने से कह रहा है भाई मुझे पता है मैं गोइंग कंसर्न हूं, मैं भी क्वालिफाइड हूं, पर ये जो तू अनसर्टेनिटी लिखेगा ना और उसके आगे गोइंग कंसर्न लिखेगा, जिसका डिपॉजिट है ना वो बोलेगा मेरे पैसे बैंक लेके भाग जाएगा, और सारे, सुनना इधर मेरी बात, सारे के सारे डिपॉजिटर बैंक की ब्रांचेस में होंगे और सारे के सारे डिपॉजिटर पैसा मांगेंगे और हमारे पास पैसा, तो बैंक ने जो हमें इजाजत दी ना 1.5 साल की, वो आज ही खत्म हो जाएगी। बैंक बोलेगा मैंने तो इजाजत दी थी, तुम खुद ही नहीं, किसकी वजह से? ऑडिटर की वजह से। तो भाई दे शुड हैव अ प्रॉपर प्लान, या तो फिर ये अनाउंस करेंगे मार्केट में जाके कि भाईजान ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अभी जिंदा है, हम चलेंगे, एसबीपी की परमिशन है, तो देखो इंपैक्ट आएगा। और मैं तो इससे भी आगे की सोचो, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर पैसे निकाल लिए जाएंगे तो फिर वो एडवांसेस नहीं दे पाएगा लोगों को, बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो फिर अगेन कहानी वहीं आके रुक जाएगी कि भाई पैसे शार्ट। एक ही तरीका बचेगा कि पेरेंट बोले मैं पैसे देता हूं, ऑडिटर नहीं, तो हम तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चलो अगर मैंने ये पैरा नहीं डाला एग्जाम्पल, और बैंक अगले 1 महीने में बंद हो जाए, केस किस पे होगा? इफ इन दी ऑडिटर जजमेंट, जो ये कह रहे थे ना आप लोग के साथ, अगर नहीं डालें तो नहीं डालो भाई, बाद में देख लेना क्या होता है तुम्हारे साथ, सही है? तो फिर आपकी अनसर्टेनिटी हो जाएगी ना, उसको बचाने के लिए कौन आएगा? अच्छा भाई अब एक गला गया है तो देख लो 1 मिनट, ये एम्फेसिस पे क्यों तुम चिपक गए यार? अच्छा इसके बाद तो कोई भी फंडामेंटल है इसलिए इधर। अच्छा भाई एक सवाल देख लो प्लीज इधर। सर अगर बैंक टाइम दे दे कंपनी को लोन रीपे करने के लिए और गोइंग कंसर्न है कंपनी, ये कंफर्म हो जाए, तो क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा? नहीं, देखो भाई मैं तो सिंपल कह रहा हूं, अगर गोइंग कंसर्न है और टाइम दे दिया बैंक ने और कैश फ्लो के इश्यूज फ्यूचर में भी दिखते हैं, तो एक एक करके बताओ, ओपिनियन पे फर्क आएगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी आएगा, ईओएम आएगा, क्यों आएगा? कोई डिस्क्लोज ही नहीं है। यस क्यों कह रहा है? कोई डिस्क्लोज ही नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा अब एक आखिरी सवाल आया, सर मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले पैरा में कंफ्यूजन है। ओहो अल्लाह को मान, ये तो मैं धड़ल्ले से कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ाता हूं ना पाकिस्तान में पैरा के ऊपर, ये कोई नहीं करता। इतनी तो एग्जाम्पल ऊपर से लेके नहीं वापस कनेक्ट कर दी है। भाई क्या कंफ्यूजन है ये तो पूछ ले।
अच्छा एक एक करके जवाब दे दो तुम लोग प्लीज, हाँ हेल्प करो इधर प्लीज, फोकस। मटीरियल अनसर्टेनिटी पैरा 12 महीने एग्जिस्ट करती हो फिर तो मटीरियल अनसर्टेनिटी का पैरा नहीं देंगे ना, ये तुम्हारी सवाल ही नहीं समझ आया भाई। इधर सुन लो यार भाई, कंपनी अगले 12 महीने चल पाएगी, बातें नहीं प्लीज प्लीज, बातें नहीं जानी, बातें नहीं प्लीज इधर। अगर कंपनी 12 महीने चल पाएगी, ये तो सिर्फ ये डिसाइड कर रहा है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है, पर उसके बाद अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो इसका इस 12 महीने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग चीज है। तो मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, हम ये कह रहे हैं कि इस 12 महीने में अदर वे राउंड भी हो सकता है क्योंकि और कुछ दिख रहा है। हाँ नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई अगर ये उनका सवाल ये था कि 12 महीने अगर कंपनी चल पाएगी तो मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी का क्यों सोचूं। तो मैं कह रहा हूं 12 महीने चल पाएगी पर उसके हालात वाला ऐसे देख के लग रहे हैं कि इसमें भी कुछ हो सकता है, तो मैं कह रहा हूं उसको फिर अलग से सोचा करो, ये कहने का मकसद है। आगे सर, अगर मैनेजमेंट अपना प्लान बता दे गोइंग कंसर्न का, सुन लो भाई, मैनेजमेंट अगर अपना प्लान बता दे गोइंग कंसर्न का, फिर भी क्या हम अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ डालेंगे? वो भाई अगर तुम मुझे कह रहे हो कि सर आज मैं सीए में एडमिशन लिया है, मैं इस 1 साल के अंदर कैफ क्वालिफाई हो जाऊंगा और इसके बाद सीए करके मैं शादी करके यूरोप में सेटल हो जाऊंगा, देयर इज एन अनसर्टेनिटी, है या नहीं है? तो क्या तुम्हारे प्लान पे यकीन कर लूं? नहीं नहीं, नॉन गोइंग कंसर्न तो नहीं, मत तो नहीं रहा इधर, पर कहने का मतलब यह है कि प्लान आ जाना और उसका असल में चल जाना, दोनों में फर्क है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हालत देख के ना, बिल्कुल उस प्लान का भी तो असेसमेंट करना है ना, उस प्लान से असेसमेंट से तुम्हें पता लगेगा कि क्या अनसर्टेनिटी है या नहीं है। भाईजान यहां तक क्लियर है? पक्की बात है? 2-3 सवाल, 1 मिनट रुकना भाई। सर मतलब कितनी एक्सटेंट तक हमें सेटिस्फाई करना होगा इधर? भाई देखो यहां पे एक्सटेंट नहीं है, तुम सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, एविडेंस लोगे। अगर तुम्हें सबूत ऐसे मिल जाते हैं और तुम्हें देखो अब कैश फ्लो प्रोजेक्शन मिलेगी ना, और तुम्हें लग रहा है प्रोजेक्शन के अंदर के, फॉर एग्जांपल बैंक कह रहा है कि मुझे आज अगर बैंक मोहलत दे दे ना एसबीपी, तो मैं ये जो पड़े हुए बैलेंसेस है ना इससे एडवांसेस दूंगा और सिक्योर्ड एडवांसेस दूंगा गोल्ड के अगेंस्ट में, रिस्की एडवांस, तो वो मुझे बताएगा इससे इतना रिटर्न आएगा, मैं हिस्ट्री देखूंगा क्या इससे वाकई में इतना रिटर्न आया है, तो वैसे कैश जनरेट करते 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 मैं देखूंगा कार ऊपर जाता हुआ दिख रहा है मुझे, तो क्या अनसर्टेनिटी रहेगी? नहीं। पर हाँ अगर मुझे कोई इफ एंड बट्स लगे, वो कह रहा है मैं इस प्रोडक्ट के साथ ये अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट भी दूंगा, तो अनसर्टेनिटी है, तो आपको क्लियरली वहां से पता लग जाता है। उसकी एक्सटेंड आप डिसाइड करते हैं कि किस हद तक आपको एविडेंस चाहिए, तभी तो लिखते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, सफिशिएंट एविडेंस। क्लियर है? अच्छा भाई आगे चलते हैं। ये 1 मिनट ये खाली है सर, एक चीज बता दे, गोइंग कंसर्न वाले पैरा में पहले ये देखेंगे कि गोइंग कंसर्न है या नहीं, और फिर अनसर्टेनिटी क्या है, सही कह रहे हैं? गोइंग कंसर्न के पैरा में जाने से पहले क्या ये देखेंगे कि पहले गोइंग कंसर्न है और फिर देखेंगे उसमें अनसर्टेनिटी है या नहीं है? डायरेक्ट अनसर्टेनिटी देख सकते हैं? नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल। अरीश, अगर हमें लगता है कि कैश फ्लो इश्यूज होंगे तो मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैरा में डालेंगे, बिल्कुल ऐसा, पर कैश फ्लो इश्यूज नहीं, वो इशू कुछ और भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। अच्छा भाई ये आ गया सर आफ्टर 12 मंथ्स मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। आफ्टर 12 मंथ्स तुम कैसे बोल सकते हो कि आफ्टर 12 मंथ्स? नहीं, वो तो मैंने 1.5, देखो गोइंग कंसर्न की मिनिमम असेसमेंट 12 महीने की होती है, आप चाहें तो ज्यादा की कर सकते हैं ना, वो तो मना नहीं है। मिनिमम कितने की है? 12 की है। चलें जी भाई देखो 1.5 ईयर के लिए बैंक ने लेवरेज दी, 12 नहीं, उसमें अनसर्टेनिटी ये कि ये हो सकता है कि उसी 12 महीने के लिए जब मुझे उसने बोल दिया ना कि भाई ये है, तो बैंक ने मोहलत के साथ ये भी कहा कि 12 महीने नहीं हुआ तो लाइसेंस रिवोक। 1.5 साल की लेवरेज दी है ना कि बैंक ने, 1.5 साल बाद लाइसेंस। सही है, 12 महीने तो चल रहा है, तो हम बैंक को ये कह रहे हैं ना कि 12 महीने तो चल रहा है, गोइंग कंसर्न पे तो मैंने डाउट ही नहीं उठाया ना। इसलिए आएगा क्योंकि ये हालात वाकयात अगर आगे तक चलते रहेंगे तो आपने अपने शेयर होल्डर को आगाह करना है कि आगे जाके भी ये देखो, गोइंग कंसर्न आज की असेसमेंट है, फ्यूचर असेसमेंट है, तो वो फ्यूचर असेसमेंट बता देगा ना। वो फ्यूचर असेसमेंट बतानी अगर तुमने नहीं बताया
तो शेयर होल्डर तुम्हें आके खड़ा करेगा एजीएम में, बोलेगा कि भाई मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे ये इंटीमेट क्यों नहीं किया कि जबकि तुम्हारे पास पैराग्राफ भी है बोलने के लिए कि कोई अनसर्टेनिटी है। मैं बोलूंगा भाई मैंने प्लान देखा था, उसने मुझे अप्रूव कर दिया, उसने हमने बोला सही है भाई अप्रूव कर लिया उसने, तो बोला भाई वो तो गोइंग कंसर्न की कंफर्मिटी हुई ना, अनसर्टेनिटी का तुमने क्यों नहीं बताया कि ये लोग ऐसे प्लान लेके चल रहे हैं, तो वो बताना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा तेरी कंपनी है तू जान, तो बोलूंगा ना हाँ नहीं अरे तो बाद में तो अनसर्टेनिटी है, पर रिपोर्ट कब दे रहे हो यानी, रिपोर्ट कब दे रहे हो, रिपोर्ट तो आज दे रहे हो ना, तो आज अपनी रिपोर्ट में आप उसको ये बताओगे ना कि दिस एंटिटी इज अ गोइंग कंसर्न बट देयर इज अ अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न इन फ्यूचर। 12 महीने भाई देखो, अगर 12 महीने नहीं चल रही होती, मुझे एक बात बताओ सिंपल सी यार, बातें नहीं जानी, प्लीज 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 बातें नहीं यार, अगर 12 महीने कंपनी नहीं चलती तो नॉन गोइंग कंसर्न होती है ना। मैं क्या कह रहा हूं चल रही है, मैं कह रहा हूं इस चलने के साथ एक अनसर्टेनिटी जुड़ी हुई है। मेरे पास ना टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस का तो खुली बात कह सकता हूं, वो तो है ना टेलीनॉर माइक्रो इजी पैसा मेरा क्लाइंट है, वो मुझे 10 साल की प्रोजेक्शन बना के देता है, और इतनी हैवी प्रोजेक्शन होती है, किस बेसिस पे होती है तुम्हारी सोच है कि मॉडल लिंक्ड होता है। हम उसमें 2022 तक अनसर्टेनिटी का पैरा डालते आए थे, जबकि एसबीपी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में उसको लेवरेज दी हुई थी। क्यों डाला, अनसर्टेनिटी अटैच्ड है कि जब तुम रिपोर्टिंग डेट पे आओगे अगले 12 महीने में अनसर्टेनिटी, जब तुम रिपोर्टिंग डेट पे आओगे अगले 12 महीने में, कब तक रहेगी, जब तक मामला क्लियर नहीं देखें कि अब कोई इसमें अनसर्टेनिटी का एलिमेंट शामिल। स्टेट बैंक ने तो अली बाबा से और एंड फाइनेंशियल से स्पेसिफिक गारंटी ली हुई थी, वो सिर्फ इस बात का सबूत थी कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी अनसर्टेनिटी खत्म हो गई। अरे तो तुम्हें आज पता है, एक पहाड़ पे बैंक है और मिसाल के तौर पे अगर नहीं पहले मेरी बात तो सुन लो ना मेरी जान, तुमने पहाड़ पे मतलब मेरे बाप ने बैंक बनाया है, इधर सुनो फोकस, इधर पहाड़ पे कुछ और है, वो बैंक नहीं है, इधर सुनो एक मिनट सुन लो भाई, तुम्हारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए देखो सुनो मेरी बात हमें ना गोइंग कंसर्न की असेसमेंट 12 महीने की करनी होती है मिनिमम, सही है ना। आपने ये देखना होता है कि तुमने वंस कंक्लूड कर लिया कि गोइंग कंसर्न है, क्या उस गोइंग कंसर्न के साथ साथ कोई अनसर्टेनिटी अटैच है। अगर आता है जवाब यस, तो यू नीड टू डॉक्यूमेंट इट इनटू द पैराग्राफ जो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारी कंपनी अगले 12 महीने चलेगी, कंपनी गोइंग कंसर्न का मतलब है चलती रहेगी पर मिनिमम 12 महीने। इस चीज में फर्क सीखो पहले। IS 1 स्पेसिफिकली कह रहा है व्हाट डज गोइंग कंसर्न मीन, ये कंपनी इज एन गोइंग एंटिटी, चलती रहेगी, पर अगर तुम नॉन करंट को नॉन करंट में, करंट को करंट में दिखाना चाहते हो तो मिनिमम कितने महीने, 12 महीने। पर यस इफ देयर इज एनी अनसर्टेनिटी अटैच्ड टू इट यू नीड टू डिस्क्लोज इट, कि मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि मैं 12 महीने चलूंगा, उससे आगे भी, पर एक एलिमेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ जो कि मुझे लगता है कि मसला क्रिएट कर सकता है, वो मैं बता रहा हूं। मैंने अपना ओपिनियन को छेड़ा है क्या, मैंने ओपिनियन पे तो कुछ कहा ही नहीं है, और ये पहाड़ पे बैंक कहां से आ गया। सही है, मतलब सही है, मैं सवाल एंटरटेन करता हूं, बिल्कुल टू बी वेरी लॉजिकल यार। गोइंग कंसर्न मैंने तभी तो बहुत चीजें क्लियर की मैंने, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट एक अलग चीज है, उससे रिलेटेड जो अटैच्ड अनसर्टेनिटी है वो अलग है। मैं अपने पैराग्राफ में ये लिख रहा हूं, सोच के बताना मुझे, क्या मैं अपने पैराग्राफ में ये लिख रहा हूं कि मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न फॉर 12 मंथ्स, या मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। अब तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कंपनी 12 क्या उससे पर मिनिमम 12, तो यहां पे मैं केटर 12 महीने को नहीं कर रहा, कंपनी को कर रहा हूं कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। तो मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल दिए किस चीज की, टेलीनॉर की। तुम टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस के फाइनेंशियल उठा के देखना, तुम्हें उसमें 19, 20, 21, 22 तक तुम्हें मटीरियल अनसर्टेनिटी दिखेगी। जब उसका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 18% पे आया, इवन 16 पे भी था ना, मेरे पार्टनर ने कहा अभी भी डालो अनसर्टेनिटी, क्यों आ सकता था। जब 18 ना मार्जिनल जो था वो खत्म हो गया, अब हटा दिया हमने, अब उसका कहा चल रहा है 26 पे, अब एंटिसिपेट कर रहे हैं 40 पे। तो वो गेम है उसकी, और वो गेम भी क्यों है, क्योंकि जो तुम लोग इजी पैसा में पैसे रखते हो ना, तो इजी पैसा में पैसे इंटरेस्ट फ्री है,
80 बिलियन का डिपॉजिट इजी पैसा के पास फ्री का पड़ा हुआ है, जिसको वो लैंडिंग करके पैसे कमाता है, जबकि इंटरेस्ट देना नॉर्मल बैंक का फंडा क्या है, पैसे लेता है, इंटरेस्ट देता है, आगे तो एक्सपेंस भी आ रहा होता है। इजी पैसा का कोई एक्सपेंस नहीं है। तो ये मॉडल उन्होंने हमें बताया था उस वक्त जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, और उसमें एंड फाइनेंशियल्स, अलीबाबा, टेलीनॉर, आशा फाइनेंस सब घूमे हुए थे इसके अंदर। तो भाई मतलब ये प्लान्स देख के समझ आते हैं। क्लियर है भाईजान? पहले बताओ ये अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न में फर्क क्लियर है भाई? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और अब मैं कोई सवाल ले भी नहीं रहा। सही है, चलें अब पहले बताओ जानी, यहाँ तक क्लियर है? आज की क्लास में अगर मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के भी जाऊँ ना, तो आज हमने पता है क्या सीखा? एम्फेसिस ऑफ मैटर, और अनसर्टेनिटी में कब जाएंगे, ओपिनियन में कब जाएंगे। क्लियर है भाई? पक्की बात है। चलें मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ अगली क्लास में। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए।